मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल हाँ, में हाँ, जितने भी आप तत्व देखते हैं वो सारे रूस में हैं। हाँ। तो रूस को दुनिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या लेनिन उसके सचमुच सिपाह सालार थे या सबसे बड़े लीडर थे? लेनिन सही समय पर सही आदमी थे, मुझे ये लगता। जार निकोलस जो लास्ट रूलर थे, उनके अपने परिवार में जैसे उनकी पत्नी थी, उनका रासपुतीन के साथ लोग बताते हैं संबंध है। 41 तक पूरी सोवियत इकोनॉमी 300% बढ़ी। उस समय जब महामंदी चल रही थी यूरोप। लोग मर रहे हों, गरीब हो रहे हों, वो अलग बात है। स्टालिन या जितने भी लोग थे, ट्रॉट्स्की, रोजा लग्जमबर्ग, जी, विचारधारा को भी प्रभावित करते थे, लिखते थे और लीडर भी और थे। लीडर भी थे जो कार्ल मार्क्स नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने उसको एक्चुअल फील्ड में उतारा। अगर मैं तस्वीर खींचूं जस्ट कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद से 20-25 साल बाद तक की, तो कौन जीत रहा था, कौन ताकतवर हो रहा था? अमेरिका ताकतवर होता जा रहा था कि यूएसएसआर ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था? आप इमेजिन कीजिए ना कि लोग लाइन लगा के एक लोफ ब्रेड खरीदते थे। कई बार तो लाइन इतनी लंबी होती थी 1-1 किलोमीटर की, लोग स्वतः चलते चलते लाइन में लग जाते थे। पुतिन ने सोवियत संघ के टूटने की इस घटना को दिल पे लिया था। ये कहा जाता है कि उस वक्त वो बर्लिन में ही तैनात थे। क्या आप उनसे पूछें कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रशियन ऑफ ऑल टाइम, वो स्टालिन कहते हैं। लेकिन वो ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि स्टालिन वाज एन ऑप्रेसर। जितने भी जमींदार हैं जो जमीन पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे, उनका इन्होंने मास मर्डर किया। स्टालिन और हिटलर ने बहुत चालाकी की एक दूसरे के साथ। इस संघ के टूटने में क्या अमेरिका या पश्चिम का भी कोई सक्रिय हाथ था? हेडलाइंस का एनालिसिस करके तो हम पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स लाते ही रहते हैं हर हफ्ते मंगलवार को, लेकिन अब आपके लिए पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स की नई सीरीज हाजिर है। नाम है मॉडर्न एम्पायर्स। इस सीरीज में हम बात करेंगे एक एक करके उन सभी मॉडर्न एम्पायर्स की जिन्होंने आज जियोपॉलिटिक्स में बड़ा कद पाया है। अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, चाइना जो खुद सिविल वॉर से जूझ रहा था उसने कैसे एक बड़ी ताकत के तौर पर खुद को स्टैब्लिश किया, ईरान, इजराइल, तुर्की, यूरोप, इन सब के इतिहास ने कैसे आज की फॉरेन पॉलिसीज को शेप किया है, इस सीरीज में इसी पर विस्तार में बात होगी। तो आज है पहला एपिसोड। शुरुआत करेंगे सोवियत यूनियन से। वो सोवियत यूनियन जिसे अमेरिका अपना कॉम्पिटिटर मानता है, लैंडमास के हिसाब से दुनिया का कभी सबसे बड़ा दल था, देश था, गुट था, कुछ भी कहिए, और भारत का दोस्त माना जाता रहा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर का विजेता भी रहा था और 1991 में फिर टूट गया। तो सारे कॉम्प्लिकेशंस समझेंगे, सारी कहानी समझेंगे प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। आप जेएनयू में रशियन स्टडीज पढ़ाते हैं, कई दफा पहले भी हमारे मेहमान रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स की मॉडर्न एम्पायर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बहुत बार आपसे बात हुई इस बारे में कि हमें कभी बैठकर जो ये आधुनिक दुनिया में साम्राज्य बने, जिन्होंने दुनिया को शेप किया और जिनकी बनाई दुनिया में हम और आप आज जी रहे हैं, उन पर बात होनी चाहिए और एक एक करके बात करें, विस्तार में बात करें। तो हमने मिलकर एक लिस्ट बनाई, मैंने और मानव ने, और फिर तय हुआ कि सोवियत यूनियन नंबर 1 पर होना चाहिए, उससे बात हमें शुरू करनी चाहिए। तो आज सबसे पहले सोवियत यूनियन पर बात करते हैं। तो सर, आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तब तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा, सोवियत यूनियन को टूटे हुए, बिखरे हुए। आज जब हम आधुनिक साम्राज्यों की बात कर रहे हैं तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से सोवियत यूनियन को समझना कितना जरूरी है, क्यों समझना चाहिए, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? देखिए, सोवियत यूनियन, पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं फिर आया आपके लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं। इसमें मैं सहयोगी किसी भी तरह का हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अब रहा सवाल सोवियत संघ क्यों पढ़ें हम, अगर टू स्टार्ट विथ। सोवियत संघ हम इसलिए पढ़ें कि 20वीं शताब्दी में एक क्रांति हुई। वो क्रांति जो एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे थी
वो क्रांति जो उस समय की समस्याओं को रिफ्लेक्ट करती हुई, वो क्रांति जो उपनिवेशवाद के खिलाफ भी नहीं थी, लेकिन लोगों का पहला असर्शन था कि हमारा राज्य बनेगा। वैसा एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ एग्जाम्पल जैसे आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फ्रेंच रेवोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन उसका वो स्वरूप नहीं था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप देखते हैं वो दूसरे तरह के थे, जो कॉलोनाइजर्स वहाँ गए थे, उनको उन्हीं के लोगों ने वहाँ से वापस कर दिया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, एक तरह से वहाँ के लोगों ने मॉडर्न विचारधारा के हिसाब से वहाँ परिवर्तन लाया। बार-बार ये हमेशा कहा जाता है, हम सुनते हैं कि जितनी भी साम्यवादी क्रांतियाँ हुई हैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस हुए हैं, वो सब ब्लडी रहे हैं या वायलेंट रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बहुत ब्लडी था, बहुत वायलेंट था। तो ये कह देना कि सिर्फ़ साम्यवादी क्रांतियाँ ही वायलेंट होती हैं, लिबरल रिवॉल्यूशंस नहीं होते हैं, ये भी गलत होगा। तो वो एक धारणा थी। वहाँ भी नेपोलियन आए या उसके बाद जितने भी वहाँ राजा या ये कहें रिपब्लिक बना, राजा तो नहीं, वो सारे जो हैं वो एक सेट पैटर्न पे आए और उन्होंने एक तरह से साम्राज्य का ही विस्तार किया। फ्रेंच तो एम्पायर भी था, हुँ, फ्रांस। ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था, एक विचारधारा के आधार पर, जिसको लोगों ने स्वतः लाया। हुँ, अब ये भी कई बार मैं सोचता हूँ या कई बार मैं पढ़ाते समय बच्चों को बताता हूँ कि क्या ये क्रांति स्वतः आई थी और लेनिन उस समय वहाँ ही वाज़ द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ऐसा कुछ हुआ था? हुँ, वो भी सही है। लेकिन ये सही है कि ये हम पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, यूनिक इसलिए भी है, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ, हुँ। सत्ता परिवर्तन हुई, राजा को हटाया गया, राजशाही को हटाई गई और वहाँ पर जनता का शासन हुआ। अब वो जनता का शासन कैसे हुआ, क्या हुआ तो बाद की बात है, लेकिन पहली बार लोगों का शासन लोगों द्वारा वहाँ स्थापित किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम 20वीं शताब्दी में इसको पढ़ते हैं। ज़ार का जाना हुआ और राजशाही खत्म हो गई। जनता ने शासन किया, लेकिन झंडा लाल था, कम्युनिज़्म का था या फिर बाद में ये सोचा गया जब ज़ार हट गए कि अब हमें कम्युनिस्ट तंत्र की स्थापना करनी चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो 1917 की क्रांति से पहले-पहले तक कार्ल मार्क्स ने जो कुछ कहा या उन जैसे बहुत सारे विचारकों ने कहा, अकेले वो भी नहीं थे। जिस राज्य की कल्पना थी उनके दिमाग में, वो कभी भी ज़मीन पर नहीं उतरा था। तो ये पहली बार था जब किसी देश में वाक़ई कम्युनिज़्म तंत्र की स्थापना हो रही थी। जब मार्क्स लिख रहे थे, हुँ, तो उनके दिमाग में जो व्यवस्था परिवर्तन की थी या हुँ, साम्यवादी रेवोल्यूशन का था, हुँ। वो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जर्मनी थी। होगा। हाँ, हुँ, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो पीक स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म है, जब कैपिटलिज्म एक्सपैंड करता है, लेनिन ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब कैपिटलिज्म एक्सपैंड करता है तो उसके पास अपना जगह नहीं होता है, तो वो इंपीरियल पावर हुँ, बन जाता है। तो उनको लग रहा था शायद ये इंग्लैंड से शुरू होगा या जर्मनी में शुरू होगा, वैसा हुआ नहीं, ये हुआ सोवियत संघ में या हुँ। उस समय के रूस में। उसके भी कई कारण हैं। देखिए, ज़ारशाही जो है वो करीब आप मान लें 400 साल चली। रोमनोव डायनेस्टी जिसको कहते हैं जी। बाद के, उसके पहले भी वहाँ ज़ार के रेमिनेंट थे। लेकिन हाउस ऑफ रोमनोव्स 16वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई, 400 साल तक चली हाउस ऑफ रोमनोव्स। रोमनोव्स पहले हाउस थे या डायनेस्टी थी, जिन्होंने वर्तमान रूस का अ, मैं आज की रूस नहीं कर रहा हूँ, उसका एक्सपैंडेड वर्ज़न भी जो था, उनको श्रेय जाता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट ओवरलैंड एम्पायर उन्होंने बनाया था। हम मानते हैं कि ब्रिटिश बहुत बड़े थे, जहाँ सूर्य कभी नहीं अस्त होता था। हुँ, लेकिन अगर एक्सपेंस देखिए, तो वो पूरा यूरेशियन लैंड मास पे वो अवस्थित था। लेकिन उस पूरे काल में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए उस समय रूस में। जैसे रूस अपने आप को यूरोपियन पावर तो कहता है, लेकिन यूरोपियंस एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि ये बारबेरियंस हैं। और अगर आप उसके पीछे भी चले जाएँ, 988 एडी में जब अ, यूरोपियंस उनको अदराइज़ करते थे। ये कहते थे कि ये भी ओरिएंटल वर्ल्ड है। क्योंकि उनके पास तहज़ीब नहीं थी, मैनर्स नहीं थे, काँटा-छुरी चम्मच खाने की तहज़ीब मतलब नहीं थे। यूरोपियंस के हाँ, पैरामीटर पर खरे नहीं हाँ उतरते थे। और वो बारबेरियंस जो कहते थे हुँ, उस समय था। 988 में वोलोदिमीर नाम का एक राजा हुआ, जिसने कहा कि अब हमें भी वेस्टर्न की तरह, यूरोपियंस की तरह तहज़ीब में, बातचीत में, धर्म में वो करना चाहिए। तो वो बाइज़ेंटीन एम्पायर की एक बेटी के साथ शादी की।
तब उन्होंने वहाँ पर क्रिश्चियनिटी 988 एडी में एक्सेप्ट हुई। उसके पहले वो न क्रिश्चियन थे, न कुछ थे, वो एनिमिस्ट थे, प्रकृति पूजा करते थे, सूरज को, ब्रीज को, उस टाइप को की पूजा करते थे। लेकिन 988 के बाद पहली बार वहाँ एक तरह से कहें कि धर्म आया, और उसके पहले भी वोलोदिमीर ने धर्म के लिए शॉपिंग करनी शुरू की। क्या एक्सेप्ट किया जाए? इस्लाम किया जाए? अच्छा। नहीं। हाँ, इस्लाम करें कि नहीं करें? तो इस्लाम को उनको लगा कि मंगोल शासन रहा, हालाँकि चंगेज़ खान तो खुद इस्लाम नहीं था, लेकिन उसके जितने डिसेंडेंट्स थे, वो सारे, उन्होंने बहुत जातियाँ की, तो बोला इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा यहूदी रिलिजन किया जाता है, तो उसके भी 2 प्रॉब्लम थे कि यहूदी कहते हैं यू आर बोर्न जू, हुँ। यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जूइश रिलीजन। फिर उन्होंने कहा, जब वो भी रूल आउट किया गया, और एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो कहते थे यहूदियों का जो त्योहार होता है बड़ा लैकलस्टर होता है, कुछ कुछ रंग नहीं, कुछ कलर नहीं, बड़ा फीका सा होता है, इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम वोदका खाने वाले, पीने वाले, हुँ। मांस खाने वाले लोग हैं, तो हमको वो पसंद नहीं आएगा। उन्होंने उसको त्याग दिया। अल्टीमेटली वो क्रिश्चियनिटी पे आ गए, रोम से पता किया तो रोम बोला कि नहीं, आप भी यू यू आर बोर्न कैथलिक, यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैथलिक। तब वो बाइजेंटीन एम्पायर आए, वहाँ उन्होंने कहा कि, और वहाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, इनको ये किया। लेकिन जो समय का काल होता गया, उसमें क्रिश्चियनिटी जो थी उनकी बाइजेंटीन की, वो बाइजेंटाइन वहाँ से चला गया, ऑटोमन एम्पायर है तो वो उखड़ के वहाँ चला गया। तो जो सेकंड रोम था, बाइजेंटीन एम्पायर, अब वो इन्होंने एक थर्ड रोम बनाया सेंट पीटर्सबर्ग में, कहा कि अब हमारा चर्च, हुँ। हमारे पोप, हमारे पादरी सेंट पीटर्सबर्ग में रहेंगे। तो वहां पर जाके उन्होंने अपने रिलीजन स्थापित की, तो आज भी वही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च चलाता है। ओके। तो 1 सेकंड रुक कर जी, पूछ रहा जी, हूँ। रोम हुई कैथोलिक सीट, जी। ऑर्थोडॉक्स की सीट आप कह रहे हैं बाइजेंटीन बाइज़ेंटाइन में एम्पायर, थी, कॉन्स्टेंटिनोपल जो और जिसकी शाखा फिर पीटर्सबर्ग में पीटर्सबर्ग में आई। आए, हाँ। जी, तो लेकिन वहां से खुद बाइजेंटीन एम्पायर खत्म हो गया, तो बिल्कुल, कॉन्स्टेंटिनोपल उनका सीट रहा नहीं, तो अब वो वहाँ पोप हो नहीं सकते या उनके धर्मगुरु हो नहीं बिल्कुल। सकते। वहाँ मुसलमान आ गए। हाँ, वहाँ मुसलमान आ हुँ, गए, पूरी सत्ता परिवर्तन हो गई। इस्तांबुल हो गया। इस्तांबुल हो गया, और वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग उन्होंने शिफ्ट कर लिया, बोला जी, कि अब ये थर्ड रोम होगा हमारा। ओके। तो वहीं वहीं पर आज भी जो उनके पैट्रियार्क हैं, वो पैट्रियार्केट कहते हैं, वो वहाँ हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स के कई सारे वैरायटी हैं, जैसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है। वो ऑर्थोडॉक्स अभी बाइजेंटीन का फॉलो करते हैं, नुआंसेस मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता है, लेकिन वो फॉलो करते हैं। लेकिन उनका रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग है। जॉर्जिया का चर्च अलग है, आर्मीनिया का चर्च अलग है, इनके पैट्रियार्केट अलग होते हैं। क्रिश्चियन हैं, बाइबल में सब मानते हैं, ईसा मसीह को सब मानते हैं, लेकिन जो मत भिन्नता है। हाँ, प्रार्थना करने की, किस तरह अप्रोच करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह रूस जो है अपने आप को वेस्ट में दिखलाने के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाया। 2 बहुत नोटेबल रूलर्स हुए हैं रोमन ऑफ डायनेस्टी के, पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट। एकातरीना कहते हैं कैथरीन को रशियन में। लेकिन पीटर द ग्रेट ने अपने आप को कहा कि ये यूरोपियन पावर बनेंगे, जी। तो और उन्होंने बहुत मेहनत किया। वो यूरोप गए, वहाँ की पीटर खुद पढ़ के भी वापस लौटे थे यूरोप वापस से, लौटे बहुत थे। वैल्यूज़ लेकर आए। एग्ज़ैक्टली, बहुत सारे जैसे उन्होंने एक शिप बिल्डिंग पानी इंडस्ट्री, के जहाज़ बनाने का बहुत बड़ा पान काम हाँ, शुरू तो किया। आपको बिल्कुल, आपको पता ही, तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये 2 लोग थे जिन्होंने अपने आप को यूरोपियन पावर की तरह एस्टैब्लिश कराया। सेंट पीटर्सबर्ग को उन्होंने कैपिटल बनाया, जो उन्होंने यूरोपियन अंदाज में उसको बनाया। आप जाएँगे सेंट पीटर्सबर्ग तो पूरा यूरोप जैसा ही बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। मॉस्को ज़्यादा मॉडर्न लगता है। तो इस तरह हुआ। लेकिन इस पूरे काल में रूस में एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासन होने का कारण भी था कि राजशाही वैसे ही चलती थी वहाँ। लेकिन जो 19वीं शताब्दी जब आई, तब बहुत सारे चर्निंग्स होने लगे, वहाँ बहुत सारे चेंजेस होने लगे। एक तो है कि जब पूरा यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर रहा था, रूस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं। तो उनकी भी चाह थी कि हम भी उनके जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ हों, पैसे हों, लोगों को नौकरियाँ मिलें, जीवन स्तर बढ़े। वो हुआ नहीं, वो पूरी तरह से फ्यूडलिज़्म था। तो 1870 आते-आते तक उस समय के शासकों ने डिसाइड किया कि अब ज़मींदारी यहाँ ख़त्म की जाए। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा? क्या वो कम्युनिस्टों की तरह पूरा, या जो समाजवादी विचारधारा है कि उसके तरह सारे ज़मीन उनको दिए जाएँगे? वैसा भी नहीं है। तो एक कांस्टेंट चर्निंग होता रहा। 1905 में रूसो जापानीज़ वॉर होता है, रूस और जापान की लड़ाई होती है, और उसमें
रूस बुरी तरह हार जाता है। वो एक बहुत बड़ा काल था जब कम्युनिस्ट वहाँ पर जो थे, और उसको फर्स्ट रशियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। कम्युनिस्टों ने कहा कि अब हम अपने आप को असर्ट करेंगे, राजशाही वीक होने लगी थी, और उसके बाद जो ज़ार निकोलस जो लास्ट रूलर थे, उनके अपने परिवार में जैसे उनकी पत्नी थी, उनका रासपुतीन के साथ लोग बताते हैं संबंध है क्या, कितना सही, कितना जिस पर वो गलत। मशहूर गाना आजकल चल भी रहा है फ़िल्म धुरंधर का, हाँ, धुरंधर का। रासपुतिन। हाँ, लोग लिरिक्स पढ़ें तो पाएँगे कि आरोप क्या थे। हाँ, हाँ। और उसके पहले बोनीएम का जी। गाना आया था, रा रा हाँ, रासपुतीन वही, वही, लवर ऑफ द रशियन क्वीन। वही। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें जो स्टैंडिंग थी ज़ारशाही की, वो डेफ़िनेटली उसको धक्का पहुँचा। 1914 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, उतने सैनिक नहीं थे, उतना पैसा नहीं था, उतना असला नहीं था, और उतना कमिटमेंट स्टेट और ज़ारशाही के प्रति सैनिकों और लोगों का था नहीं। और ज़ार ने फैसला कर लिया कि ज़ार हम ज़ार ने फैसला हिस्सा कर दिया कि लेंगे। हम हिस्सा लेंगे, कि इतना बड़ा, और नहीं भी हिस्सा लेते तब भी घाटा था। तुर्की मतलब उस समय का जो ऑटोमन साम्राज्य था वो घुस जाता। तो इन्होंने डिसाइड किया कि उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, लेकिन आते-आते बीच आते-आते वो समझ गए कि अब इनके बस का नहीं है। और इसी बीच जो साम्यवादी चिंतन था, या साम्यवादी विचारक थे, या जितने भी लीडर्स थे, वो उस समय सेल्फ एक्साइल में यूरोप में रहे थे। कोई फ्रांस में रह रहा था, कोई ऑस्ट्रिया में रह रहा था, और वो सारे कैफ़ेज़ में मीटिंग हो रही कैफे थी, मीटिंग में आप। हाँ, खूब भाषण दिए जाते थे, पर्चे लिखे जा रहे थे। हाँ, रोज़ा हाँ, लग्जमबर्ग, ट्रॉट्स्की, और अभी भी पेरिस में जाएँ तो बड़े पेरिस वाले एग्ज़ैक्टली। शान से बताते हैं कि यहाँ यहाँ जो है बैठते थे। यहाँ बैठते थे लेनिन। तो अब वो पूरा एक काल था, और उस समय इन्होंने रियल वहाँ पर काम किया, लोगों को मोबिलाइज़ किया। अ, कई बार ये कहना, जो क्वेश्चन आपने शुरुआत की थी, क्या लेनिन उसके सचमुच सिपह सालार थे या सबसे बड़े लीडर थे? लेनिन सही समय पर सही आदमी थे, मुझे ये लगता है। उनको बुलाया गया और उन्होंने एक तरह से यूनाइट किया। अगर उनके आप भाई की भी तो मौत हो गई थी इसी सब में। उनके भाई की तो मौत एक हो, पर्सनल भी उनका था एग्ज़ैक्टली, लेकिन अटैचमेंट। हाँ, लेकिन उनका कमिटमेंट साम्यवाद के प्रति कंप्लीट था, पूरा उसको था। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और आप ये भी मान लें कि एक छोटी-सी घटना से शुरुआत हुई थी। हुँ, कई सारी बड़ी घटनाएँ हुँ, होती हैं, हम सुनते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन हो गया। अ, 1917 के शुरू में वहाँ पर ब्रेड की कमी हुई। हुँ। तो ज़ाहिर है जो औरतें जो काम करती थीं, उन्होंने कहा कि ब्रेड नहीं है, उतने पैसे नहीं मिलने कि हम ब्रेड खरीदें, तो धीरे-धीरे वो बढ़ता गया वो समूह, और धीरे-धीरे ऐसा स्वरूप लिया कि ज़ारशाही को वहाँ से उखाड़ फेंकने की। तो मेंशेविक रिवॉल्यूशन जो पहले आया, उन्होंने जो पहली क्रांति जो कहते हैं 1917 का 6 महीने तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनका विरोध बोल्शेविक, हालाँकि दोनों कम्युनिस्ट थे, दोनों के अप्रोच अलग थे। बाद में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसको हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक मतलब बहुसंख्यक, बहुसंख्यक, मेंशेविक मतलब मतलब माइनॉरिटी माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। ये इनका डिवीज़न था, जो आइडियोलॉजिकल डिवीज़न था। उन दोनों को था कि रिवॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करना है, स्टेट कैसे बनाना है, उसमें उनका ओके। असमानता थी या अंतर था। बाकी दोनों कम्युनिस्ट ही थे। हुँ। लेकिन बोल्शेविक्स के लीडर थे लेनिन, स्टालिन, या जितने भी लोग थे, ट्रॉट्स्की, रोज़ा ट्रॉट्स्की। लक्ज़मबर्ग, जी। ये सारे आइडियोलॉग भी थे, फाइटर्स। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि ये जितने थे, ये आइडियोलॉग भी थे, हुँ। विचारधारा को भी प्रभावित करते थे, लिखते थे, वो लीडर भी और थे। लीडर भी थे, हुँ, जो कार्ल मार्क्स नहीं कर पाए। बिल्कुल। हालाँकि उन्होंने कोशिश भरपूर की थी, लेकिन इन्होंने उसको एक्चुअल फ़ील्ड में उतारा। हुँ। लेकिन कई सारे मार्क्सवादी जो चिंतन था, उनको उन्होंने बदला भी। इसीलिए लेनिनिज़्म कहते हैं, लेनिनवाद कहते हैं, एमएल कहते हैं, मार्क्सिस्ट लेनिनिज़्म, ये दोनों को मिला के वो बना था, जिसमें ये कहा गया था कि जो परिवर्तन होगा, क्रांति आएगी, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आएगी, जिसको मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। ये यहाँ से आएगी, यहाँ से वर्ग संघर्ष होगा। लेकिन वर्ग संघर्ष का जो बैकग्राउंड है, वो 1905 से ही शुरू हो गया था। जो हुँ। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, उसके थ्रू धीरे-धीरे ये साम्यवाद की लहर वहाँ बहती रही और लोग मोबिलाइज़ होते रहे। तो लेकिन 1917 जो था वो एक काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा। उसमें उनको पकड़ा गया, और जितनी ज़ारशाही के जितने भी उनके ब्रांचेस थे,
सबको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी जो है वो खत्म होने के कगार पर था, तो उसके फायदे, नुकसान, नतीजे सब सामने आ ही चुके थे। हाँ, और ये इनको घाटा ही हो रहा था वर्ल्ड वॉर बिल्कुल, में वही जाके। वही मेरा इस कहना है। हाँ, तो कई बार होता है ना कि आप घुसते हैं, रिसोर्सेज इतने होते हैं कि मोबिलाइज नहीं कर पाए। तो उस समय कम्युनिस्टों ने ज़ारशाही के जितने लोग थे, या ज़ार के फैमिली के, ज़ार निकोलस द 14th के जितने भी फैमिली के मेंबर थे, सबको मार दिया। और उसमें बचाने के लिए ब्रिटेन का राज परिवार भी सामने नहीं आया, जो उनके रिश्तेदार थे। हाँ, वो नहीं, आप यूरोप में देखें ना तो सारे राज परिवार का ब्लड रिलेशन है। हाँ। हाँ, कहीं न कहीं कोई जर्मन शादी हुई है, कोई ब्रिटिश शादी हुई है, तो कोई ग्रीस के राजा से शादी हुई है। तो ये इस तरह का एक ब्रांच ही है, जो पूरे यूरोप के जितने भी राजा हैं, राज परिवार हैं, सब एक-दूसरे से के ब्लड हाँ, रिलेटेड। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई है और जो आप कह रहे हैं कि ये विचार पनपने लगा कि 2 ही वर्ग हैं भाई, एक अमीर लोग हैं, एक गरीब लोग हैं। और यहाँ तक दुनिया की समझ पहुँचने में एक पूरी यात्रा है अपने आप में। पहले राजा को ही सब कुछ माना गया, पहले ईश्वर को माना गया, फिर राजा को माना गया, होते-होते यहाँ पहुँचे कि नहीं, राजा भी कुछ नहीं होता है, अमीर-गरीब 2 वर्ग हैं और जनता का शासन होना चाहिए। जी। तो इसमें मैंने जब मैं कुछ सीरीज़ भी पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ये पाया कि जो ब्रिटेन का राज परिवार है, उसका मूल भी जर्मन है और एक्चुअली जब 20वीं सदी में ये परिवर्तन होते उन्होंने देखा और पाया कि ये तो हमारी सत्ता के लिए भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने भी अपना नाम बदल के विंडसर कर लिया, जो थोड़ा-सा अंग्रेज़ियत वाला था। उसके पहले उनका नाम जो था, वो थोड़ा जर्मन बोलचाल भाषा में थोड़ा आसान है। अंग्रेज़ी वाले तो शायद उसे बोल भी नहीं पाते थे उस तरह से। हाँ। तो औ हाँ, और वो ये जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ के हस्बैंड वो भी जर्मन प्रिंस थे, लेकिन वो ग्रीस में रहते थे। उनको हाँ, वो खत्म हो गया था, वहाँ की राजशाही खत्म हो गई। तो वो ग्रीस में रहते थे, तो ग्रीस में शादी हुई थी उनकी। तो ये सारे राज परिवार लिंक्ड हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बता देना ज़रूरी है कि निकोलस की जब हत्या हुई, या उनके परिवार की जब हत्या, सबको अलग-अलग ज़ार करके मारा निकोलस, गया। हाँ। ज़ारशाही जब खत्म हुँ, हुई, तो उनको ये माना गया था कि अब यहाँ के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक तरह से फिर से उस ज़ारशाही को तो नहीं, लेकिन निकोलस को किंग निकोलस से सेंट निकोलस बना दिया गया, और उनके बॉडी को पता नहीं वो कहाँ दफनाए गए थे, क्या एक्सह्यूम करके सेंट पीटर्सबर्ग में रखा गया, सेंट बनाया गया उनको, तो वो अब सेंट निकोलस हो गए हैं। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है कि साम्यवादी क्रांति के उस काल को वर्तमान जो सोवियत रूस है 1991 का, वो पूरी तरह से नकारता है। और आप एक विडंबना भी देखेंगे उनके रशियंस के सोच में, कि आप उनसे पूछें कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रशियन ऑफ ऑल टाइम, मतलब जिसने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया यहाँ तक, तो वो स्टालिन कहते हैं। लेकिन वो ये साथ-साथ ये भी कहते हैं कि स्टालिन वाज एन ओप्रेसर। तो कई बार ये विरोधाभासी उसमें ये है कि हम थोड़े लिबरल हैं, थोड़े मॉडर्न हैं, लेकिन स्टालिन को वो सबसे बड़ा शासक भी मानते हैं। और क्यों ना माने, उस पे आऊँगा मैं। व्लादिवोस्तोक से लेके हुँ, बर्लिन तक शासन उनका रहा, वो स्टालिन ने ही दिया था, किसी ज़ार ने वैसा नहीं दिया था। सही है। उस पे मैं आऊँगा। सोवियत यूनियन क्यों कहा जाता है? देखिए, सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको हम कहते हैं, सोवियत गणराज्य, वो 15 राज्यों का बना हुआ, और ये कन्फेडरेशन है। हुँ, यानी राज्य जो स्वतः प्रक्रिया से एक बड़े राज्य से साथ मिले हैं, जो जिनके कॉमन एजेंडा हैं, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। ये तीन चीज जो कंट्रोल करने के लिए या उसको सुगम बनाने के लिए किया हुँ, गया है। तो ये अपने आप में रिपब्लिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो वॉलंटरली सोवियत संघ में हुँ, आए हैं। हुँ, ये उसी प्रिंसिपल पर आधारित था। तो जो 15 राज्य जो बने थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे हैड द राइट टू सिसीड, यानी उनको अलग होने का अधिकार हुँ, सोवियत संघ के संविधान में लिखा हुआ था। इसीलिए इनके बॉर्डर्स में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं हुए जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, क्योंकि उसमें लिखा था इनके अपने संविधान थे, इनका अपना लैंग्वेज था, इनका अपना झंडा था। लेकिन इसीलिए वो यूनियन बना, और जितने भी 15 गणराज्य उनके अंदर में थे, वो नेशनैलिटी पे आधारित थे, उनका अपना एक अस्तित्व, चाहे हिस्टोरिकली जो भी कारण रहा हो। लेकिन बॉर्डर्स बड़े आर्बिट्रेरी थे। जैसे आप देखेंगे, अगर आप मैप आप दिखाएंगे ही, तो देखेंगे कजाकिस्तान और रूस को जो डिवाइड करने वाला लाइन है, वो लगता है कोई स्ट्रेट लाइन किसी ने ड्राइंग रूम में बैठ के या मैप पे बैठ के ऐसे बना दिया हो, वो स्ट्रेट लाइन है। तुर्कमेनिस्तान का भी वैसा ही कजाकिस्तान के साथ डिवाइड करने वाला स्ट्रेट लाइन है।
यानी उस समय कॉलोनियल मास्टर्स ने बनाया था, जो नेचुरल बॉर्डर्स नहीं थे, नेचुरल बाउंड्री नहीं थे। जिस तरह कनाडा और अमेरिका का आप देखते हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का जो 38 पैरेलल या जो भी है उस लाइन पे, तो सीधी सीधी लाइन है। जी, तो उस समय के शासकों ने वहाँ की बाउंड्री बनाई। लेकिन ये कह देना कि कज़ाकिस्तान प्योरली कज़ाक है, तुर्कमेनिस्तान प्योरली तुर्कमेन है, ऐसा भी नहीं था। जैसे एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ। 1991 के सेंसस में या 1990 के सेंसस में कज़ाकिस्तान में 32% रूसी रहते थे, रूसी एथनिक हुँ, निर्जातीय रूप से। 38% कज़ाक रहते थे, 2% जर्मन थे, कोरियंस थे कुछ, और जर्मन्स के तो गाँव भी थे। बहुत सारे जब जर्मनी में शासन था सोवियत संघ का, तो बहुत सारे जर्मन्स जो वहाँ प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको यहाँ उठा के बसा दिया गया था। तो कहने का मतलब है, ये एकदम कंप्लीट डिवीज़न नहीं है, जो आज हुँ, हम कज़ाकिस्तान हुँ, देखते हैं। अब जो है वो पॉपुलेशन जो है कज़ाक्स की बढ़ गई है, क्योंकि उनका इन माइग्रेशन हुआ है। हुँ, और रशियंस की घट गई है, जो अब मुझे लगता है 18 या 19% ही रह गए हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, और पुतिन ने कई बार कहा है कि ये जो बाउंड्री है वो नेचुरल नहीं है। हुँ, ऊपर का जो पार्ट है, जिसको नॉर्दर्न कज़ाकिस्तान है, उसमें रूसी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सेंस में डिवीज़न करना बड़ा मुश्किल है पूर्व सोवियत संघ में। हुँ। ये सारे जो 15 देश हैं, जिनकी बात आप कह रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से शामिल हो गए थे जब इन्होंने देखा कि कम्युनिस्ट क्रांति हुई है और एक सपना है जो अब ज़मीन पर उतरेगा, तो ये खुद चले आए मिलने के लिए? नहीं, अम, हुआ यूँ कि ये जो बॉर्डर्स थे, इनके पहले से बने हुए थे। हालाँकि ये भी कह देना कि जैसे मान लीजिए, आप साउथ कॉकेशस के जो 3 राज्य हैं, हुँ, आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया, ये कंटिगुअस लोग एक-दूसरे के स्टेट्स में रहते थे। हुँ। कोई भी आर्मीनिया में ही नहीं रहता था। कोई भी कोई भी जॉर्जियन उधर जॉर्जियन, नहीं था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये सारे इंटरमिंगलिंग थे। इसलिए जब बनाया गया शुरू में 1922 में, जब इनके बाउंड्रीज़ बने, तो उनका नाम दिया गया ट्रांस कॉकेशियन फेडरेटिव रिपब्लिक्स। तो जैसे बाकू में जितने भी ट्रेड होते थे, वो आर्मीनियंस कंट्रोल करते थे। हुँ, जॉर्जिया के कैपिटल टिफलिस, पहले कहते थे तिब्लिसी, अब कहते हैं, वहाँ 40% आर्मीनियन रहते थे, आज भी बहुत आर्मीनियन। तो ये ओवरफ्लोइंग लोग थे। लेकिन अब कहा जाता है जैसे कि ये नेशनैलिटी पे डिवाइडेड टेरिटरीज़ थी। तो इन्होंने नेशनलिज्म को प्राइमरीली एक्सेप्ट किया, सोशलिज्म को उसके साथ एक्सेप्ट किया। हुँ, तो ये बॉर्डर्स बाद में बनाए गए हैं, डिफाइनिंग कि आपका ये आर्मीनियन टेरिटरी है, हुँ। आपका जॉर्जियन है, आपका उज़्बेक है, आपका बाल्टिक्स तो पहले से एग्जिस्ट करते थे उसी बाउंड्रीज में। हाँ, मतलब कोई ऐसी पक्की बाउंड्री तो कभी नहीं थे। कभी नहीं। आते-जाते, घूमते-फिरते थे। लेकिन हाँ, अपने मन में था कि भई हम तो आर्मेनिया के लोग हैं, अज़रबैजान के लोग हैं, लेकिन कोई बाउंड्री पक्की नहीं है कि इधर से उधर जाना बहुत सख्ती से मना है, ये सब। और सब जगह रूसी भाषी लोग थे, हुँ, रूसी लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, पुलिस में थे, हुँ। आर्मी में थे, जो वहाँ जाके बस जाते हैं। सही। कई सारी जगहें जहाँ ज़बरदस्ती रूसियों को बसाया गया, जैसे मोल्दोवा जो कंट्री हुँ, है, उसमें एक ट्रांसनिस्त्रिया करके, जहाँ पर इस समय डिस्प्यूट भी चल रहा है। वहाँ रशियंस बहुत हैं, क्योंकि वहाँ जाके वो बसे, वहाँ रहे, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था मोल्दोवा में। हुँ, यूक्रेन में हमने देखा ही है कि हुँ, 18% ये थे। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जैसे एस्टोनिया में 20% से ज़्यादा रूसी भाषी अभी भी हैं। उनको वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो रूसी हैं, उनको रूस जाना हुँ, चाहिए, और वो मतलब आप डिसएनफ्रेंचाइज़ हैं आज भी। यही कुछ हाल लाटविया का है। लिथुआनिया में बहुत कम रूसी हैं। कहने का मतलब, ओवरफ्लोइंग पॉपुलेशन रहा है, चूँकि रूसी साम्राज्य था, हुँ, तो ये लोग, रूस के लोग वहाँ जाके बसते थे, और जातीय विवाह या इंटर कम्युनल मैरिजेस भी बहुत हुए हैं इस रीजन में। हुँ। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये एक ताकतवर अ, एम्पायर बना है। लेकिन अभी जितनी हमारी बात हुई है, इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इसको ये कैसे ताकतवर हो गया? रूस भी गरीब ही था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो एकदम उसका भी दम निकल गया। फिर एक तरह से जो शासन था वो भी हिल गया। तो ये भी हुआ होगा जब आप शासन को थोड़ा-सा जब हिलता है, स्थिर करते हैं तो उसमें भी समय लगता है। फिर 15 स्टेट्स हैं, 14-15 स्टेट हैं, उनको भी आपस में मिलाना है। ये हुआ कब? क्या किया गया कि ये एक ताकतवर साम्राज्य के तौर पर उभरा? देखिए, लेनिन का निधन हुआ जनवरी 1924 में।
लेनिन ने अपना डिफाइंड सक्सेसर किसी को नहीं बनाया था। स्टालिन, ट्रॉट्स्की, ऐसे लोग थे जो माना जाता था कि कि इनके सक्सीड बाद यही करेंगे। आएंगे। हाँ, लेकिन स्टालिन बहुत कनिंग थे, बहुत ओप्रेसिव थे। वो टिपिकल वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लाइन पे वो नहीं चलते थे, उनकी अपनी सोच थी। लेकिन वो बहुत स्मार्ट थे इन टर्म्स ऑफ कि सरकार कैसे चलानी है, सक्सेशन होगा तो मैं कैसे बनूंगा। तो स्टालिन का वो बड़ा डिफाइंड एजेंडा था। कई बार लेनिन उनको आने नहीं देते हैं, हिस्ट्री में कहा जाता है, लेकिन वो भी सेम विचारधारा के थे। और जब लेनिन का निधन हुआ तो जब उनका जो अंत्येष्टि के जो जितने समारोह होते हैं उसमें लाखों लाख लोग आए थे, सारे को ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, स्टालिन ने। तो उसके चलते लोग को लगने लगा कि यही सक्सेसर होंगे, लेकिन सक्सेसर डिफाइंड नहीं था। और उनके जितने भी जो प्रोबेबल सक्सेसर थे, जैसे ट्रॉट्स्की थे, जो बहुत शार्प थे, यहूदी थे और विचारधारा के मामले में बहुत क्लियर थे। रेड आर्मी बनाई थी उन्होंने। रेड आर्मी बनाई थी, बहुत बड़े समर्थक थे उनके लोग। ऑर्गेनाइज करने जी। का काम ट्रॉट्स्की का ही था। बिल्कुल, और बुद्धिजीवी थे बड़े। बुद्धिजीवी थे और ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने वाले थे। बिल्कुल। लेकिन इनकी आस्था सोवियत राज्य में बहुत थी। और स्टालिन खुद जॉर्जियन थे, रूसी थे भी नहीं, जबकि ट्रॉट्स्की, प्लेखानोव, ये सारे, रोजा लग्जमबर्ग, ये सारे लोग जो थे, जो आइडियोलॉग भी थे और शायद सक्सेसर भी हो सकते थे, उन सबको स्टालिन ने धीरे धीरे दरकिनार कर दिया। और हालांकि अपने आप को डिफाइंड सक्सेसर नहीं बनाया, लेकिन स्टालिन के नाम पर ही 1928 तक, जब तक अपने आप को जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का, तब तक वो वैसा ही चलता। 1928 में जाके वो पूरी तरह से फॉर्मली काबिज हुए सत्ता में। आपने पूछा कि इतना डेवलप कैसे हुआ साम्राज्य, सोवियत साम्राज्य जिसको बार बार कहा जाता है, वो कैसे बना। स्टालिन के अपनी सोच थी और वो स्टालिन चाहता था कि इनमें आपस में भी बहुत डिबेट हुए हैं। आप देखेंगे 1917 से लेके 24-25 तक, जब तक लेनिन और उसके बाद भी, कि जो साम्यवादी क्रांति आई है उसका स्वरूप क्या होगा, सोशलिज्म इन वन कंट्री होगा या वर्ल्ड रेवोल्यूशन होगा। लेनिन कहते थे वर्ल्ड रेवोल्यूशन होगा, वो कहते थे कि पूरे जितने भी दुनिया में देश हैं उन सब में कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी और उनको हम सपोर्ट करेंगे और वो वहां पर वर्ग संघर्ष करके सत्ता परिवर्तन लाएंगे। कुछ उसमें थे सोशलिज्म इन वन कंट्री, कहते थे कि पहले हम अपने आप को मजबूत करेंगे फिर हम दुनिया में एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें आपस में वैचारिक मतभेद बहुत था, लेकिन स्टालिन का एक था। और जैसे लेनिन भी कहते थे कि जितने भी पेटी बुर्जुआजी है, जो निम्न बुर्जुआ है, जो धनाढ़ नहीं है, ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जो दुकानें चलाते हैं या गांव में जो अनाज का विनिमय करते हैं, विक्रय करते हैं, उन लोगों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए वर्किंग क्लास के साथ। अच्छा। इसमें मतभेद हुआ कि ये रेजिस्ट करेंगे, अगर परिवर्तन आएगा तो जाहिर है जो एलीट हैं गांव के वो तो रेजिस्ट करेंगे, तो क्या करना है। तो स्टालिन ने अपनी बड़ी सोच सही की मतलब अपने आप को लेजिटिमाइज करें। उस प्रोसेस में इन्होंने क्या किया कि जितने भी जमींदार हैं, कुलक कहा जाता था उनको, जितने भी जमींदार हैं जो जमीन पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे, उनका इन्होंने मास मर्डर किया। तो बताया जाता है कि 30 लाख कुलक्स को इन्होंने मारा कि जो रेजिस्टेंस और जमींदारी है वो खत्म हो जाए। तो लैंड और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, यानी जितनी भी जमीन है वो सारी सरकार की होगी, समाज की होगी, सरकार तो नहीं कहते थे, सोसाइटी की होगी। और इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे हम एग्रीकल्चर करेंगे, यानी इसमें मास प्रोडक्शन होगा, जो लेबर होगा उसको एम्प्लॉय करेंगे, वो धान या जो गेहूं या जो भी उपज होती है वो उसको उपजाएगा, राज्य को देगा, राज्य की जो। तो इस प्रोसेस में 28 से आप माने 33-34 तक बहुत फेमिन्स हुए, क्योंकि जो कुलक मरे उनके बाद अचानक कोई, अब जब आप डिसलोकेशन करते हैं फार्मर्स का, तो वो क्या करेगा, वो तो एकदम से ज्यादा जमीन पे नहीं पहुंच जाएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा, उसको कन्विंस किया जाएगा कि ये जमीन आपकी है या समाज की है, आप इसको कल्टीवेट कीजिए। तो वो व्यवस्था एकदम से चूर चूर चूर-चूर हो गई, कोई करने वाला नहीं था। और इसी प्रोसेस में फेमिन हुए, बहुत लोग मरे, क्योंकि
अगर धान हो भी रहा है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं, डर से हम्म। कि पुराने कुलक आ जाएंगे, या अगर नहीं भी आएंगे तो राज्य कैसे रिएक्ट करेगा। पुराना चला रहा सिस्टम हाँ, नष्ट भ्रष्ट हो गया। पूरा भ्रष्ट हो और गया। इसलिए ये जो अकाल हैं ये प्राकृतिक नहीं है एक तरह से, ये सिस्टम की वजह से आए। हाँ, इसी को यूक्रेनियंस रशियंस के सामने आज बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो होलोदिमीर कहते हैं उसको, कि जबरदस्ती यूक्रेन में फेमिन जो है वो स्टालिन ने करवाया कि यूक्रेनियंस मरे। हालांकि वो अगर अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो गलत है, क्योंकि रूस में भी बहुत लोग मरे थे। तो ज्यादतियां बहुत की, और जबरदस्ती जो लोग फार्मर्स थे, जो लोग किसान थे, जो कृषक कार्यों में थे, उनको इंडस्ट्री में जबरदस्ती धकेला गया। 28 से 41 तक पूरी सोवियत इकोनॉमी 300% बढ़ी। उस समय जब महामंदी चल रही थी यूरोप। हम्म। तो उस महामंदी के दौर में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि ये लोग इंडस्ट्रियली सक्सेसफुल, एग्रीकल्चरली सक्सेसफुल हो सकते हैं, और पावरफुल स्टेट बनाया एक उन्होंने। स्टेट के तौर पर तो पावरफुल हो ही गए। हो ही गए। लोग मर रहे हों, गरीब हो रहे हों, वो अलग बात है। हाँ, और उस समय से आप देखिए 1919 से लेके 1939 तक यूरोप संशय की स्थिति में थे कि अब कब युद्ध होगा, हम्म। और महामंदी शुरू हुई हो गई थी। 29। 29 के ऑनवर्ड्स यूरोप पूरी तरह महामंदी का शिकार रहा, अमेरिका तक इसका असर रहा, बिल्कुल। उससे बिल्कुल अछूता रहा सोवियत संघ। तो इन्होंने प्रॉस्पर किया, उस प्रोसेस में बहुत पावरफुल हो गए। अच्छा, उस वक्त ये ज्यादा ताकतवर हुए, ज्यादा। पैसा भी हाँ आया। हाँ, लेकिन उसके उसके ह्यूमन कॉस्ट बड़े बुरे थे। हम्म। और जो स्टालिन को का की जो आज वहाँ के लोग भी पसंद नहीं करते, वो इसी बात पे पसंद नहीं करते हैं कि मनचाहे तरीके से लोगों को मारा गया। तो और इसी दौर में उन्होंने अपने विरोधियों को भी निपटवाया, जैसे ट्रोटस्की, वो चले गए थे छोड़कर देश, तो उनकी हत्या भी हुई। और इन्होंने अपना एक सक्सेसर जो बहुत क्रूर थे, लावरेंती बेरिया जैसे, हम्म। जिनको माना जाता है कि सबसे क्रूर थे और उनके सबसे करीबी दोस्त थे। और इसके पहले जब वो लेनिन थे, तो जॉर्जिया में जो विद्रोह हो रहा था कि एक नए राज्य बनाए जाएंगे, लावरेंती बेरिया को वहाँ भेजा गया था कि वहाँ कर्व करे। काफी सक्सेसफुली, नोटोरियसली उसने कर्व भी किया था। हम्म। तो ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया कि जो उनके बात को माने, उनकी विचारधारा से ज्यादा उनका सरोकार हो, साम्यवादी तो रहे। लेकिन स्टालिन कमिटेड थे, जो भी कर रहे थे उनका उनका एक क्लियर अप्रोच था। स्टालिन ढुलमुल नीति भी थी, तो खैर वो तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट था कि वो इससे बहुत पावरफुल हो गया था। विचारधारा की कितनी भूमिका रही सोवियत यूनियन को मजबूत बनाने में? विचारधारा की बहुत भूमिका रही कि जो वर्ग संघर्ष था, उस वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाया। और जो मार्क्सवादी क्रिटिसिज्म भी, या मार्क्सवाद की जो क्रिटिसिज्म भी है, वो ये भी कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग करेंगे, हम्म। सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। वर्ग संघर्ष में जो प्रोलेटेरियट्स हैं, यानी जो मजदूर वर्ग है, या जो जो डेली वेजेस वाले हैं, वो करेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, उसको उन्होंने पूरा समर्थन दिया। और मार्क्सवाद की विचारधारा को एक तरह से कहें, मूल रूप से मूर्त रूप स्वरूप दिया हम्म। स्टालिन ने ही वहाँ। हम्म। हालांकि उसमें एक्सेसेस भी बहुत हुए थे, लेकिन मार्क्स उसको भी मना नहीं करता है। जो आइडियल रेवोल्यूशन हुआ, वो कहता है ब्लडी रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि जो सत्ता में काबिज लोग हैं, जो अभिजात वर्ग है, वो बिना रेजिस्टेंस के, बिना वायलेंस के वो छोड़ेगा नहीं सत्ता। इसलिए जरूरी है कि वो सत्ता परिवर्तन किया जाए, बल प्रयोग किया जाए। तो इसमें स्टालिन का, और आप देखेंगे कि स्टालिन ने पूरे सोवियत संघ का कायाकल्प कर दिया था। वही जो 28 से 41 के बीच, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ, वो जो 13 साल करीब हम्म। था उसका काल, वो उसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया उसने। इस पर मैं आऊंगा, बीच में एक सवाल पूछ रहा हूं बस। भूगोल का कितना बड़ा रोल है? देखिए भूगोल। बहुत बड़ा था सोवियत यूनियन। रूस आज ही इतना बड़ा है, अगर कोई ऐसे मैप फैलाकर देखे तो लगता है कि इधर से लेके उधर तक ये रूस खत्म ही नहीं होता। देखिए भूगोल को मैं बार बार स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि रशिया जितना बड़ा है ना, आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाँ। हाँ। जितने भी आप तत्व देखते हैं, जितने भी मिनरल्स देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, वो सारे रूस में हैं। हाँ। तो रूस को दुनिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और रूस में लकड़ी है, रूस में गैस है, रूस में कोयला है, रूस में तेल है, जो पूरे जो दुनिया मिनरल्स को, कहो हाँ, आप। जो जो पूरे दुनिया के लोग साम्राज्य बनाने के लिए करते थे कि हम वेल जाएंगे सेड। वहां तेल ले लेंगे, वहां जाके फ्रेश वाटर मिलेगा मुझे,
वो सारी चीज़ें सोवियत संघ में उपलब्ध हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया को तो हम मानते हैं कि घाटा हो रहा है, कि बाढ़ आ रही है, सुखाड़ हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। उससे रूस को फ़ायदा हुआ है, हाँ। क्योंकि अदरवाइज़ जो आज से 300-400 साल पहले जो फैलो लैंड था, वो अब वहाँ पर खेती होने लगी है, जो पहले कुछ नहीं हो सकता था, बंजर था। वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के चलते, बारिश होने के चलते, या ऐसा हो गया है कि वहाँ फसल उगाए जा सकते हैं। तो उसका भी रूस को फ़ायदा हुआ है। ज्योग्राफ़ी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है रूस की प्रॉस्पेरिटी का। आप भी आज भी देखिए ना, 5 साल लगभग होने को आ रहे हैं दु युद्ध के, 4.5 साल हो गए। अभी तक रूस की इकोनॉमी नहीं गड़बड़ाई है, क्योंकि उतना तेल कहीं से बेच ही देता है, गैस बेच ही देता है, और लोकली जो है सो प्रोडक्शन एक्टिविटी चल ही रही, कंज्यूमर इकोनॉमी है ही। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है हुँ, हुँ। उसके साथ। मेरा जो सवाल था, जो मैं करने वाला था वो ये था कि आप स्टालिन के बारे में बता रहे थे और उसकी एक बहुत बड़ी आलोचना होती है। क्या ये बात सही है कि स्टालिन को लेकर बहुत विरोध था, चाहे अंदर खाने ही सही, और स्टालिन की छवि बहुत नेगेटिव हो भी रही थी धीरे-धीरे, मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो अचानक से भूमिका निभाने का मौका मिला हाँ, सोवियत यूनियन को जर्मनी के खिलाफ, हाँ। या मैं कहूँ स्टालिन को हिटलर के खिलाफ, हाँ, हाँ। उसने बहुत कुछ बदल दिया स्टालिन की छवि में। उसने इतिहास लिखने वालों को मजबूर कर दिया कि वो स्टालिन को उतना भी स्याह नहीं दिखा पाए, जितना स्टालिन एक्चुअली रहे होंगे या उस वक़्त जितना उन्हें माना जाता था। हाँ, हाँ। देखिए, स्टालिन और हिटलर ने बहुत चालाकी की एक-दूसरे के साथ। पहले तो कहते रहे कि ये जर्मनी है या नाज़ी पावर है या फ़ासिस्ट जो इटली में है, हाँ। वो कैपिटलिस्ट स्वरूप हैं। लेकिन देखा जब कैपिटलिज़्म को वीक करने के लिए नाज़ी भी चाहते हैं, हिटलर हुँ। भी चाहता है, ये भी चाहते थे, तो हाँ, इन्होंने नाज़ी दोस्ती की। पार्टी में समाजवादी लिख था। हाँ, नेशनल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वो कहते भी थे, समाजवादी थे। नाज़ी जर्मनी उसका जो अपभ्रंश है। हुँ, तो हालाँकि वो सोशलिज़्म का एस्पेक्ट रहा था, हालाँकि वो मानता नहीं था, लेकिन अपने आप को कहता था। हुँ। एनीवे, तो 30s में जब वो सत्ता में आया हिटलर, उसके बाद उनको लगने लगा कि एक जो पावर उसको रोक सकती है यूरोप में, वो सोवियत संघ ही है, स्टालिन ही है। उसने स्टालिन के साथ समझौता कर लिया, और जो मोलोटॉव-रिबेंट्रोप पैक्ट हुआ 1939 में, उस जब विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, उसमें इन्होंने युद्ध नहीं करने की एक संधि, अच्छा, हम एक-दूसरे आपस को में नहीं लड़ेंगे हम। आपस में हम नहीं लड़ेंगे, नॉन एग्रेशन पैक्ट किया। और उस नॉन एग्रेशन पैक्ट के से लेकर 1939 से 1941 तक ये चुपचाप बैठे रहे। पहले वो कहते थे ये इंपीरियल वॉर है, लेकिन और इन्होंने अपने आप में एक तरह से सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग भी कर ली कि पोलैंड को हम आधा-आधा बाँट लेंगे। अच्छा, सोवियत यूनियन और जर्मनी ने। सोवियत यूनियन और जर्मनी में आपस में बाँट लेंगे, और कुछ ही सप्ताह बाद जो मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट हुआ, उसके 1 सप्ताह या 10 दिन बाद ही जर्मनी ने पोलैंड को आधा कैप्चर कर लिया। 1941 तक उसकी भूख बढ़ी, क्योंकि हुँ। वो जा लगने लगा हिटलर को कि बहुत पावरफुल हो गए हैं। फ्रांस भी हाँ, कब्ज़े और में आ गया। तब हाँ, तक आधा पोलैंड को सोवियत संघ हाँ। ने कैप्चर कर लिया हुँ, था, स्टालिन ने कैप्चर कर लिया। तब उसने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ते हैं, इसको फ्रांस को हमने पीछे कर ही दिया है, इंग्लैंड को कंट्रोल किया हुआ है, हालाँकि वो अब उसको क्या बमबारी कर ही रहे थे उस पर बमबारी कर बार-बार ही रहे जाके थे। लंदन पर। अब इधर बढ़ा जाए, क्योंकि एक लास्ट रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर होगा। उस समय खलबलाए, जून 1941 में इनकी नींद खुली। अच्छा, हिटलर ने सोचा हाँ, कि कि सोवियत यूनियन पर भी कब्ज़ा कर ही लेते हाँ, हैं। बस अटैक कर दिया इन्होंने। ओके। तो उस समय के बाल्टिक साम्राज्य पे, यूक्रेन पे, और ये काफ़ी अंदर तक लेनिनग्राद तक चले गए। हुँ। जो सेंट पीटर्सबर्ग का उस समय नाम था, लेनिनग्राद तक चले गए, मॉस्को के बाहर तक आ गए। जो नेपोलियन के बाद कोई पहला आदमी या पहली कोई सेना गई थी, और उनको पता था कि ये जून से लेकर नवंबर तक ही हम कर कर सकते हैं सकते जो हैं, कर पाएँगे, उसके बाद जनरल विंटर आ उसके बाद जाएँगे। सर्दियाँ शुरू। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि सबसे बड़ा जनरल कोई रूस में है तो वो जनरल है, वो जनरल विंटर है। क्योंकि नेपोलियन भी उसी के चलते भागा था, और जितने भी अटैक्स रूस को जिसने बचाया है, वो जनरल विंटर मतलब ने ही ऐसी सर्दी पड़ती है कि सिर्फ़ उसे रशियन झेल सकते हैं क्योंकि वो संसाधन जुटा के रखते हैं, और बाकी बाहर का कोई नहीं झेल और सकता। किसी की कल्पना के परे है कि कैसी ठंड पड़ती होगी। हम अच्छा। हाँ, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। अक्टूबर में जाएँ तो हमें 4 लेयर
कपड़े पहनने आप तो पड़ते हैं। गए हैं। हाँ, मैं तो गया हूँ, कई बार गया हूँ, और अक्टूबर में मैं तो अक्टूबर की बात हूँ, दिसंबर, जनवरी तो आप भूल ही जाइए। आप 4 लेयर कपड़े घर पहुँचने पे उतारते हैं, जब निकलना होता है घर से वो 4 लेयर पहन के सही निकलते बात हैं। है और तब तो खुद को गरमाने के वैसे साधन भी नहीं थे। जी, जी। तो उस पीरियड में इन्होंने अटैक किया, हुँ। वहाँ तक चले आए, लेकिन विंटर शुरू हो गई थी। लेनिनग्राद को इन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा दिन तक घेरे रखा। सारा रसद बंद था। इमेजिन कीजिए, लगभग 3 साल अगर आप बंद रखेंगे किसी के शहर को, तो उसमें लोग मरने लगेंगे। आपस में ही लोग मारपीट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। वहाँ के आधी मेल पॉपुलेशन मर गई। ओह! या तो भूख से मरी या लड़ते हुए मरी, और वो सारे जब मर गए, तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। अल्टीमेटली नाज़ियों को लगने लगा, हिटलर को लगने लगा, हिटलर की सेना को, कि यहाँ जो है सो विंटर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। कई सारे तो ठंड में मर गए, और जो लोगों ने सोचा कि अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वापस चलें, वो भी ठंड में मर गए। तो ये उनको नहीं पर 1000 दिन घेर के रखा। 1000, लगभग उसमें सर्दियाँ भी तो आई 1065 दिन। होंगी? हाँ, सर्दियाँ आईं, जब सर्दियाँ आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे भी नहीं जा रहे। नहीं अब तो उन्होंने यमन पहली सर्दी झेल ली, दूसरी भी झेल ली। तीसरी भी झेल ली, लेकिन उनको लगने लगा कि इससे ज़्यादा अब सर्दियाँ झेल नहीं सकते हैं। अब तो फिर आने वाली है। हाँ, तो तब उन्होंने वापस फिर अटैक करना शुरू किया, ठीक। और इस बीच मॉस्को या यूक्रेन या जो फॉर्मर मतलब अभी उस समय का जो सोवियत यूनियन था, वहाँ पर कैप्चर कर लिया था। जैसे 40s में 42 या 43 में, एग्ज़ैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, जॉर्जिया तक ये पहुँच गए थे। ग्रीस के साथ मिलके इन्होंने जॉर्जिया तक कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आर्मीनिया तक पहुँच गए थे। ठीक। तो उस समय इन्होंने काफ़ी अपना प्रभाव दिखाया था, और उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन यही हुआ कि जो इंपीरियल वॉर था 41 में, वो पीपल्स वॉर हो गया, क्योंकि हुँ। अब वो लोग इन्वॉल्व हो गए थे। यही नहीं, इन्होंने जो इनके धुर विरोधी थे, विचारधारा के आधार पर भी और ऐसे भी, वेस्टर्न कंट्री से इन्होंने दोस्ती की, तो उस समय जो रूज़वेल्ट थे उनसे उन्होंने दोस्ती की, चर्चिल रूलर थे उनसे इन्होंने दोस्ती की, तब एक कॉमन मतलब फ्रंट जो एक बना। संशय था हाँ। पूंजीवादी देशों में, कम्युनिस्ट देशों में, वो दूर करते हुए क्योंकि अब एक कॉमन एनिमी हिटलर था या मुसोलिनी था, इन्होंने आपस में दोस्तियाँ कर ली कि भाई पहले तो इसे खत्म करो उसके बाद देखेंगे लड़ाई-झगड़ा आपस का तो। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो सबसे ज़्यादा कहीं के लोग मरे हैं द्वितीय विश्व युद्ध हाँ, में, तो वे सोवियत संघ के ही थे। बिल्कुल। 2 करोड़ 70 लाख सिविलियन और सैनिक मरे थे, जो छोटा नंबर नहीं है। उस समय 22 करोड़ पॉपुलेशन थी, यानी 10% ऑफ द पॉपुलेशन मर गया था। कोई भी ऐसा रूसी या फॉर्मर सोवियत संघ का फैमिली नहीं था, जिसमें कोई एक एडल्ट मेल नहीं मरा हो युद्ध में। चाहे वो बाप हो, भाई हो, हुँ, दादा हो। ठीक। पुतिन के दादाजी भी कहा जाता है, या नाना जी, सॉरी, वो भी इसमें मरे थे। तो कोई फैमिली अछूता नहीं था। कई सारे घर जो हैं वो फीमेल हाउसहोल्ड चलाती थीं। तो उनको भी बाहर जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी रूसी महिलाएँ सबसे ज़्यादा सक्षम हैं बाहर काम करने में। 80% वर्कफ़ोर्स जो है, 78% विमेन वर्कफ़ोर्स जो है, वो एम्प्लॉयड है, यानी ऑर्गेनाइज़्ड इंडस्ट्रीज़ में। तो कहने का मतलब है, वो उनका मानसिक पटल पे हुँ, वो ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर था, उसको वर्ल्ड वॉर भी नहीं कहते हैं, ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर। एक पैट्रियोटिक वॉर था 1812 के आसपास जो लड़ा गया था, नेपोलियन को इन्होंने हराया था, और नेपोलियन भी हारा नहीं था। ये पूरे हुँ। मॉस्को शहर में आग लगा के शहर छोड़ के भाग गए थे। नेपोलियन को लगा कि अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो सिर्फ ठंड है या राख है, तो वो भी वहाँ से वापस आ गया था। तो ये सेकंड जो सेकंड पैट्रियोटिक वॉर, हाँ, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर को एक ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर कहते हुँ, हैं। इसीलिए अभी जो रूस और यूक्रेन में चलता है, बार-बार उसको पैट्रियोटिक वॉर से जोड़ने लगते हैं पुतिन। हुँ। तो हालाँकि उस समय यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही हिस्सा पार्ट ही था, था, उन्होंने भी उतना ही लड़ा है। उन्होंने कई बार तो ज़्यादा झेला है, चूँकि वो उनके बॉर्डर्स पे थे, यूरोप के बॉर्डर पे थे। ये तो फिर भी वर्त पीछे थे। फिर भी पीछे थे, तो वहाँ ज़्यादा आतंक हुआ है, दोनों मुक्तभोगी रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि वो एक काल था जब इन्होंने उसको सक्सेसफुली रिपेल किया, सही। और अल्टीमेटली बर्लिन को कैप्चर, जो आप फ़ेमस झंडा देखते हैं झंडा लहराते लहराते हुए, जो देखते हैं, सोल्जर है। वो सोवियत यूनियन सैनिक थे, रूसी थे। हाँ, हुँ, और उसी के कुछ किलोमीटर दूर हिटलर मरा हुआ पाया गया था, सुसाइड किया था, मारा गया था, जो भी है, जो भी इतिहास हाँ, बताता है वो था। तो अल्टीमेटली मैं तो यही मानता हूँ, और मेरे जैसे कई सारे इतिहासकार या जो इस रीजन को जानते हैं, वो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को अगर किसी ने जितवाया था, तो रूसियों ने ही या सोवियत ने ही जितवाया था।
बाकी ये अपना डी डे करते रहते थे वहां जाके नॉर्मैंडी में कि हाँ उतरी। हाँ, वो एक अम, फोर्स था, एक रेजिस्टेंस था, लेकिन असली विजय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो रेड आर्मी ने ही दिलाई थी। तो यही मेरा प्रश्न था। तो स्टालिन हीरो बन के उभरे और उनके बहुत सारे जो काले थे वो सफ़ेद हो गए उस वक़्त कि चलो भाई, इन्होंने कम से कम दुनिया बचा ली हिटलर के क्या कहना चाहिए हिटलर की जातियों से। ज़्यादतियों से। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद स्टालिन पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गए या ये भी प्रश्न है मेरा इसके साथ-साथ क्या रूस या सोवियत यूनियन उसके बाद और ज़्यादा मज़बूत होता होता गया? देखिए 45 में तो इनको धक्का लगा ही, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत लोग मरे, निचुड़ गए सब। निचुड़ गए, और जितनी इन्होंने इकोनॉमिक अचीवमेंट किया था वो सारे पीछे चले गए। काफी, जैसे कई यूक्रेन में ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, हाँ। रातों रात उनको टैंक फैक्ट्री बना दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, जितनी रसद थी, रसद था, खाना था, वो सारा उधर जाने लगा। हुँ, लेकिन वहाँ के लोग ने कंप्लेन नहीं किया, सबसे बड़ी बात है। स्टालिन का साथ दिया, उस समय की हुँ, जितने भी लोग थे, उन सब ने स्टालिन का साथ दिया। 1945 आते-आते, तब जब बर्लिन गिरा, गिरा। जब फॉल ऑफ बर्लिन हुआ, उसके बाद से वहाँ पर ये लगने लगा कि अब शांति हो जाएगी, और उसने प्रूव कर दिया कि सोवियत संघ एक बहुत पावरफुल स्टेट है, जो किसी ने पहले सोचा नहीं था कि शायद इतना पावरफुल होगा। लोग को तो यही लगता था अमेरिका बहुत बड़ा पावर हो गया है, या ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस कॉलोनियल पावर रहे हैं इसलिए बहुत पावरफुल है। दिखा दिया कि वो पावरफुल हाँ, नहीं थोड़ी है। इमेज लुंज-पुंज सी है जो मैं हिस्ट्री किताब पढ़ता हूँ, तो उस टाइम कोई बहुत एस्टेब्लिश नहीं था कि सोवियत यूनियन कोई बहुत ताकत है। जी, बस जी। ये है कि ठीक है, गुट है। हाँ, हाँ। और चूँकि लोग ताकत को साम्राज्य से जोड़ते थे, हुँ, कि उन्होंने जाके हांगकांग पे शासन कर लिया, या हुँ, साउथ ईस्ट एशिया पे फ्रांसीसियों ने शासन किया। वैसा तो नहीं था, जो ओवरलैंड एम्पायर जो ज़ार के समय से था, वही उन पर काबिज़ हुँ, रहे। हुँ। तो इसके बाद क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या और मजबूत होते गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई, न्यूक्लियर हुँ, बॉम्बिंग हुँ। जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई, उसके बाद इनका एक तरह से शीत युद्ध का प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं था अपने एलाइज को कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेरा इतना हो गया है कि हम एक ऐसा बम बनाए हैं कि जिसको गिराने से पूरा शहर या पूरी लाखों लोग मर अमेरिका सकते ने हैं। तब तक किसी को तब तक बताया नहीं। बताया नहीं था। क्या उस वक़्त मैं रोक के पूछ रहा हूँ, क्या उस वक़्त सोवियत यूनियन परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था? एटॉमिक प्रोग्राम तो थे, एटॉमिक जर्मनी का भी था। हाँ, मतलब परमाणु से बम बन सकते हैं, ये थियोरेटिकली उस लोग को पता था, लेकिन ये बन रहा है प्रैक्टिकली, ये और बन गया हाँ, है, बन गया है, ये नहीं पता था। ये अगस्त में ही पता चला, जब ठीक। 1945 में जब बॉम्ब गिराया गया उस हुँ, पे। 6 और तो 9 ये एक अगस्त। बहुत बड़ा एक झटका था रूस के लिए, सोवियत संघ के लिए, हुँ, कि अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है। उसके बाद इन्होंने 48 में खुद न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन किया, न्यूक्लियर ही नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब किया, जो उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था, हुँ। जो फ्यूजन एनर्जी पे बेस्ड था। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर वो साम्यवाद और जो पूंजीवाद की लड़ाई है, जो वैचारिक लड़ाई थी, वो भूमि पर आ गई कोरियन डिस्प्यूट में। कोरिया में युद्ध शुरू हुआ। अ, चीनियों ने उसका समर्थन किया, और चीनी इतिहासकार तो मानते हैं कि हमने अमेरिका को वहां भी हराया। हुँ। यानी जो वैचारिक युद्ध अदरवाइज जो लड़ा जा रहा था किताबों में, अब वो वास्तव में ज़मीन पर आ जमीन गया। पर आ गया। क्योंकि इसका ये भी कारण था कि एक जो बड़ी पावर थी जर्मनी जैसी या इटली जैसी वो अब जा चुकी थी, जापान जैसी। अब दुनिया में बस 2 ही बड़ी पावर दिखाई दे रही थी और यूके भी डिक्लाइन पर आ गया था। ये ज़ाहिर है सबको पता है 47-48 में भारत छोड़ना पड़ा उन्हें, सेकंड वर्ल्ड वॉर के नुकसान झेलकर उन्हें निकलना पड़ा। फिर जो घरेलू राजनीति थी, उसमें भी जो लेबर थे, वो हावी होने लगे। तो बेसिकली 2 पावर बड़ी हो गई, जिसमें एक तरफ था अमेरिका, यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। और ये दोनों दोस्त थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इन्हें पता तो ये था ही कि एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। हाँ, बस वो एक माहौल था जिसमें वो दोस्त बन गए। हाँ। वो कोई नेचुरल दोस्त नहीं थे। और उस समय के जो दो तीन बड़े शासक थे ना, थ्री बिग, जो रूजवेल्ट, जी, चर्चिल और चर्चिल और स्टालिन, स्टालिन। इनमें दो जो थे, रूजवेल्ट तो बेचारे मर गए, हाँ, और चर्चिल सत्ता से उस समय, बाद में फिर वो सत्ता में आए थे। जी, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी वहाँ सत्ता में चुन 47 के में। आई, हुँ,
और जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है या जितने भी यूरोपीय साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने अपना साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया। उसी प्रोसेस में भारत को भी आज़ादी मिली। तो वो साम्राज्य का काल भी खत्म हुआ, तो पावरफुल स्टेट्स नहीं रह गए। उसके बाद हैरी ट्रूमैन बने, यहाँ क्लेमेंट एटली बने। तो इनमें चूंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, चुन के आए थे, इन्होंने डिस्प्रूव करना चाहा चर्चिल को, हम्म, एटली ने या लेबर पार्टी ने, और उधर रूजवेल्ट को ट्रूमैन ने डिस्प्रूव हम्म, करना चाहा। तो पॉलिटिक्स ही बदल गई, यहाँ की अंदर की और बाहर की राजनीति तो बदल ही रही थी। और वो जो कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हम्म, हैं, शीत युद्ध की शुरुआत के बीज भी बोए गए थे हम्म, कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर हम्म, लिया था, कोरियन वॉर शुरू हो गया। तो वहां से पॉलिटिक्स जो है वो अब दोनों को लगने लगा कि ये दो सुपर पावर हैं, क्योंकि उन्होंने पराजय की थी नाज़ी पावर का, और बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आए थे। और जो जिसको कहते हैं मिथिकल आयरन कर्टेन चर्चिल ने स्पीच दिया था, वो भी अब शेप लेने लगा था, क्योंकि जहाँ तक रेड आर्मी गई थी, वहाँ से वो वापस नहीं आई। उन्होंने अपना साम्राज्य बना, तो जो एक मिथिकल लोहे का पर्दा, आयरन कर्टेन, जो अपनी फुलटन स्पीच में चर्चिल ने उसका ज़िक्र किया है, हम्म, वो वहाँ पर दिखने लगा लोगों की कि अब वैचारिक, अब ये तो खत्म हो गया, हिटलर तो चला गया। हम्म, अब ये एक नए तरह का युग का प्रारंभ हुआ है, जिसमें आधा यूरोप इनके कब्जे में है। तो वो एक बड़ी अलग सी स्थिति हुई। और खासकर जर्मनी को, हालांकि जर्मनी को वीक सोवियत संघ भी देखना चाहता था, अमेरिका इंग्लैंड भी हम्म। देखना चाहते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी वहाँ वो डिफरेंसेस रहे कि उन्होंने वेस्ट यूरोप को बांट दिया। तो वो सारी चीजें थी, वो भी एक शीत युद्ध के उदय का कारण बना। हम्म। जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, तकरीबन 50 साल जो चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ और 90 शुरू होते होते खत्म हो गया। उसका खात्मा जिस तरह से हुआ है, उस पर बहुत सारे लोगों का मत ये है कि भई इसमें सोवियत यूनियन हार गया, यानी रूस हार गया। रूस का उदय हालाँकि इसके बाद ढंग से होता है। कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बचाने के लिए वो 15-16 देश आपस में थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब नहीं चल पा रही कहानी, तो उन्होंने जो बच सकता था उसे बचाने के लिए वो अलग-अलग हो गए। तो उसमें अमेरिका की जीत नहीं देखनी चाहिए। तो ये तो एक अलग बात है कि क्या हुआ होगा 70, 80, 90 के बाद। लेकिन अगर मैं तस्वीर खींचूं जस्ट कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद से 20-25 साल बाद तक की, तो कौन जीत रहा था? कौन ताकतवर हो रहा था? अमेरिका ताकतवर होता जा रहा था कि यूएसएसआर ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था? स्टालिन का निधन हुआ 53 में। जी। उसके बाद उसके सक्सेसर बने क्रुश्चेव, निकिता निकिता क्रुश्चेव। क्रुश्चेव। और क्रुश्चेव के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि उन्होंने स्टालिन का वो ब्रूटल रिजीम देखा था, हम्म, और उनको जो संवाद किए थे उन दिनों, उनसे वो उनको पता चल गया था कि ग्राउंड पे बहुत रिजेंटमेंट है। क्योंकि ब्रूटैलिटी तो थी ही, उस ब्रूटैलिटी को देख के कोई भी वहाँ एक्सप्रेशन का मोड नहीं था। तो 1956 में इन्होंने एक सीक्रेट स्पीच दिया 20th कांग्रेस ऑफ द हम्म। सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। वो बंद का दरवाजे में उन्होंने जो बाद में लीक हो गई। बाद में लीक हो गई। अमेरिका हाँ, का भी हाथ था हाँ, उसमें। हाँ। जी। तो वैचारिक तौर पर वो एक एडवांसमेंट था कि अब क्रुश्चेव जो है वो स्टालिन के युग में वापस नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन जो आयरन कर्टेन था वो उस समय बना रहा। जैसे उस समय हंगरी में रिवोल्ट हुआ। हम्म, क्रुश्चेव चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते थे कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक रेजिम या कैपिटलिस्ट रेजिम वहाँ बन सकती थी, हम्म। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वहाँ ऑप्रेस किया। उन्होंने दखल देना शुरू दखल देना जारी रखा। जारी रखा, हाँ। यानी जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हुआ था, हम्म, फिजिकल लिमिट, उसको उन्होंने बरकरार रखने हम्म, दिया। उसके बाद उनके जो विरोध थे, जो अंतर विरोध था वैचारिक, वो और प्रगाढ़ होते गए। हम्म, 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई। हम्म। 1959 में मतलब क्यूबा को सपोर्ट करना जारी, हाँ, चीन को भी सपोर्ट करना जारी। हाँ। और उसके पहले U-2 बॉम्बर जो पेशावर से उड़ के जा रहा था सोवियत संघ में बहुत ऊंचे पर ये करने, उनके स्पाइंग जी, एक्टिविटी के लिए, अमेरिका का। वो मार गिराया हम्म, सोवियत्स ने। तो वो एक टेंशन उनकी बढ़ी। बे ऑफ पिग्स इंसिडेंट हुआ, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई। तो ये सारा मिला के पीक पे चला गया था शीत युद्ध अपने 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेके। समझाया गया,
लोग मान भी गए, क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय नहीं हुआ, लेकिन ये एक पीक था उस समय का। लेकिन क्रुश्चेव 62 तक तो 64 तक तो रहे, उसके बाद फिर ब्रेजनेव आ गए, बिल्कुल। वहाँ भी परिवर्तन हुआ। केनेडी 63 में मारे गए, तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ, वहाँ की भी सोच में परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर कंडेम किया जाता है हंगरी में सोवियत संघ के ट्रूप्स को भेजने का, वही काम फिर वियतनाम वियतनाम में में हुआ, लिंडन जॉनसन ने अमेरिका ने किया। 1965 में शुरू कर दिया। हाँ, तो वो वैचारिक जो है, वो अदरवाइज़ चाह के भी वो बना ही रहा मतभेद। मतलब ये था कि आने वाले शासक दोनों ही मुल्कों में भले ही थोड़े उदार होते चले गए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं। और अब जो पॉलिटिक्स, जो सुपर पावर की पॉलिटिक्स को डिफाइन करता था, वो बन गया न्यूक्लियर पावर। यस। किसके पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर तो वेपन्स चाँद हैं। पर पहुँचना भी उसमें शामिल हाँ, है। चाँद पर हाँ, स्पुतनिक, गागरिन का जी। 1961 में, और ये 1950 के दशक में जब स्पुतनिक छोड़ा गया, उस समय अमेरिका रिसर्च ही कर रहा था। इन्होंने अपना एक मिशन भी तो भेज दिया। अमेरिका के लिए सेटबैक हो गया। सेटबैक हुआ, तो ये सारी चीज़ें 61 में खासकर जब यूरी गागरिन वहाँ जब उतरे, इंसान उतरा। हाँ, इंसान उतरा, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए धक्का था कि अरे! ये तो टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हो गया, मिलिटरीली तो एडवांस्ड हैं ही। तो उस समय वो पीक पर अपने चला गया था। लेकिन 70 के दशक आते-आते तक दोनों ने अपनी लिमिटेशन समझी। एक तो सोवियत संघ का चीन से बिल्कुल, अलगाव भी बिल्कुल। एस्टैब्लिश हो गया। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, एक एक आइलैंड को युद्ध लेके हुआ। उनका युद्ध हुआ, और उस युद्ध को अ, उन्होंने एक तरह से मजबूर कर दिया चीन को कि वो एक्सेप्ट कर ले, जो उसूरी रिवर डिस्प्यूट था 1969 में, और सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा। तो ये सब का कारण बने कि जो एक मोनोलिथ था, कम्युनिस्ट माना जाता था कि कॉमरेड कॉमरेड लड़ नहीं सकते, और 1962 में हम भी कहते हैं ना कि सोवियत संघ पीछे क्यों हट गया था, हाँ। बोला कि एक मेरा फ्रेंड है, एक कॉमरेड है, हम लड़ाई में पड़ेंगे ही नहीं। तो वो वहां से पीछे हट गए, और जो वैचारिक एक मतैक्य था कि दोनों हुँ। कम्युनिस्ट हैं, दोनों साथ रहेंगे, वो टूट गया, वो अलगाव आप पूरा। ये भी मानते हैं क्या कि जब अभी तक तो मैं बराबर मान के चल रहा हूँ कि सोवियत यूनियन और अमेरिका की ताकत बराबर है। फिर सोवियत यूनियन और चीन आपस में लड़ पड़े हैं। चीन मानने को तैयार नहीं है कि हम छोटे भाई हैं। ये जो लड़ाई हुई, ये जो दुनिया में एक मैसेज गया कि 2 कम्युनिस्ट देश जिनकी पूरी आधारशिला रिश्ते की इस बात पर है कि ब्रदरहुड है, कॉमरेड हैं, वो टूट गई। ये देखने में आया कि 2 देश लड़ सकते हैं अगर वो कम्युनिस्ट हैं तो भी। इसमें अमेरिका ने जो एंट्री ली हेनरी किसिंजर के थ्रू, हम्म। और पहली बार चीन का दौरा हो रहा है और वो दोस्तियां हो रही हैं, क्या इसने भी सोवियत यूनियन को कमजोर किया आने वाले वक्त में? सोवियत यूनियन कमजोर हो रहा था हो अंदर रहा से। जो मोमेंटम ऑफ ग्रोथ था, था। हुँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आप ये मान के चलें कि 45-46 आते आते तक वो कम हो गया। एक तो बहुत सारे रिसोर्सेज, लोग मारे गए थे, तो प्रोडक्टिव जो लोग पॉपुलेशन थी वो मर गई थी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो अचीव किया था वो स्टैग्नेट कर रही थी। हुँ, 53 में उनका निधन हुआ, 56 में सीक्रेट स्पीच हुई। तो इनका ग्रोथ वो ट्रेजेक्टरी नहीं रहा जो स्टालिन के समय था। ठीक है। वहाँ से भी वो नीचे आ रहे थे, हालाँकि पावरफुल बहुत थे इंटरनली। मैंने कहा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुए, सैन्य एडवांसमेंट भी हुँ, हुए, एक आर्मामेंट्स की रेस शुरू हो गई, हुँ। किसके पास ज़्यादा विमान, किसके पास मतलब ज़्यादा बम। उसमें वो ताकतवर हो रहे थे कि स्टेट के तौर पर, हाँ, लेकिन हाँ, इकोनॉमिकल वो इकोनो उतने मजबूत नहीं रह गए थे और लोग भी गरीब हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सब पैसे वाले बहुत हो गए होंगे। हाँ, गरीबी, ऑब्वियस गरीबी नहीं दिख रही थी, क्योंकि साम्यवाद था, सब लोग को वेजेस बराबर मिलती थी। हुँ, और सोवियत संघ में जितनी भी बुराई हो, जितनी भी ये कह रहे हैं, 3 चीज़ तो एन्श्योर्ड था वहाँ, हुँ। रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो मिलता ही था। राइट? और प्राइमरी हेल्थ, ये सारी चीज़ें मिलती थी, एजुकेशन फ्री था। तो वहाँ पर विषमताएँ नहीं थी, तो वो डिफरेंसेस नहीं दिखती थी। लेकिन बाद में सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये भी मिला कि कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो यानी आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो उतने ही पैसे मिलेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं 4 घंटे वर्कर हूँ, तो उतना ही मिलेंगे, तो मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगा? या प्राइम मिनिस्टर बन के भी मुझे क्या फ़ायदा है? हुँ। तो इंसेंटिव्स जो नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा कारण भी बना सोवियत संघ के विघटन का। इनफैक्ट जो हिंदुस्तान का टकराव है बांग्लादेश से, वो उसी दौर में हुआ जब कोल्ड वॉर के दौरान।
उसमें हमने ये पाया कि अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने हमारे लिए भी कोशिशें की कि हम पर शायद वो 7वां बेड़ा था, 7th फ्लीट आ रही थी, उसका हमला ना हो। क्या हिंदुस्तान जैसे देशों का भी सोवियत यूनियन में ना मिल जाना पूरी तरह, दूर-दूर से दोस्ती जारी रखना, वो भी एक बड़ा कारण रहा होगा कि सोवियत यूनियन मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होता चला गया, इसके बरक्स नाटो मजबूत होता चला गया? देखिए, भारत का सोवियत संघ के साथ करीब आने का एक बहुत बड़ा कारण था पाकिस्तान। हुँ, पाकिस्तान अमेरिका के बहुत क्लोज हो चुका था। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के मीडिएशन से वहाँ गए थे, बाद में चीन, निक्सन गए। तो पाकिस्तान एक उनके गुट का एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेट हो गया था। सेंटो में शामिल हो गया। सेंटो में शामिल शामिल हो गया और पाकिस्तान को लोग सीरियसली लेने लगे, जबकि वो सीरियसली लेने लायक स्टेट नहीं था। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैक करने के लिए एक भी वीटो बिल्डिंग कंट्री नहीं थी। अच्छा। और भारत की आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, 1971 में वो टेंशन्स भी चलने लगी थी कि अब युद्ध हो सकता है, किसी भी समय युद्ध हो सकता है। बहुत युद्धबंदी इधर आ रहे थे, रिफ्यूजी पॉपुलेशन आ रही थी। उस समय की जो रजीम थी, मिसेस गांधी ने डिसाइड कर लिया था कि इंटरवीन करना ही है। हुँ, हुँ, और उसके दो कारण थे, एक तो कि पाकिस्तान भी डिवाइड हो जाएगा, दूसरा जो एक डिसग्रंटेड एलिमेंट है, उनके साथ हम भी दिखेंगे। हुँ, तो 1971 में हमने जून में इनके साथ फ्रेंडशिप और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेंडशिप ट्रीटी की एक साइन ट्रीटी की थी। साइन की। उसके तहत हम इन पर काफी रिलायबल होने लगे और इनका तो संबंध विच्छेद हो गया था चीन के साथ, तो जाहिर है हमारी चीन के साथ लड़ाई थी, तो इनके दोनों के कॉमन एनिमी भी हुँ। हाँ, मतलब एग्जैक्टली उस वक़्त तक यूएसएसआर का साथ ही तो रह नहीं गया था चीन। भले ही exactly, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था चीन, ये भी हाँ बढ़िया ही था हिंदुस्तान के लिए हाँ। कि ठीक है। और अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, तो जी। भारत को भी एक स्टैंड लेना पड़ा कि हमें एक वीटो बिल्डिंग पावर चाहिए। हुँ, और 1971 से लेके 1991 तक, जब से सोवियत संघ विघटन नहीं हुआ, सोवियत संघ ने हमारा हर मंच पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, कश्मीर की समस्या किसी भी इसमें हो, उस सब में हमेशा साथ दिया है, हथियार भी दिए। हथियार भी दिए। यही नहीं, जब भारत ने इंटरवीन किया बांग्लादेश में, उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दो दो रेजोल्यूशन लाए गए थे भारत को कंडेम करते हुए। हुँ, चारों वीटो बिल्डिंग पावर ने सपोर्ट किया, सिर्फ सोवियत संघ ने वीटो किया उस रेजोल्यूशन को। हुँ। तो जाहिर है इंदिरा गांधी की सोच, उस समय के स्वर्ण सिंह की सोच ये रही होगी कि अगर इनको हम नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है कि हमें यूएन इंटरवेंशन कर दे, आर्म इंटरवेंशन कर दे। और हम उतने पॉसिबल मजबूत नहीं थे, ज़ाहिर है, परमाणु बम था नहीं हमारे पास, इकोनॉमिकली भी कमज़ोर थे, बाहर से गेहूँ, अनाज सब चल ही रहा था, तो ज़ाहिर है, हाँ, किसी का तो पल्लू पकड़ना था थोड़े वक़्त के लिए। एग्जैक्टली। हुँ, और उसमें हमें सबसे ज्यादा जो इन प्रिंसिपल सपोर्ट मिला, वो सोवियत संघ से ही और मिला। हमारा कुछ समाजवादी रुझान भी था। और उस समय समाजवादी रुझान होने अच्छा, लगा वैसे था। यूएसएसआर की वजह से हमने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी, या हमारा रुझान जो नेहरू के वक़्त से चला आ रहा था, उस वजह से हम समाजवादी थे ही शुरू से थोड़े-थोड़े? असल में 1960s में सोशलिज्म अपने पीक पे था, चाहे वो चाइना में हो या। फैशन था दुनिया में। हाँ, और दो चीजें थी। अमेरिका में भी था सर। हाँ, इंटर्न, हाँ, वहाँ हाँ, लेकिन वहाँ एकेडमिक्स में था, हाँ। यूनिवर्सिटीज में था, वहाँ पॉलिटिक्स में नहीं था, ये भी बड़ा है। नहीं, वो तो मैकार्थी की वजह से 50 आते-आते सबने उसे थोड़ा-सा अछूत समझ ही लिया था, ल- जिसका बहुत बड़ा मतलब हाँ, मतलब लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सोशलिस्ट बिलीफ में वहां वो नहीं नहीं चल सपोर्ट पाते, नहीं नहीं करती कर थी। पाती थी। ब्रिटेन में भी चलता था, लेबर हाँ, का भी हाँ, काफी हद चलता था, तक करते बिल्कुल। थे। 1960s में इंदिरा गांधी को डिफरेंट दिखाने के लिए अपने आप को, और ये उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किया यस, सोशलिज्म के आधार पे, प्रिवी पर्सेस बंद बंद किया कर दिए। उसी सोशलिज्म के, बिल्कुल, क्योंकि ये दो बहुत बड़े इम्पेडिमेंट थे बिल्कुल। भारत ज़मींदारी के विरुद्ध। उन्मूलन जमींदारी उन्मूलन किया। जमींदारी उन्मूलन तो पहले ही हो गया था, चला एक, आ रहा था, हाँ। लेकिन इन्होंने एक बार फिर से उसे तेज़ी लाई। दो चीजें, प्रिवी पर्सेस और बैंक नेशनलाइजेशन, ये उस सोशलिज्म की विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर इसको इनकॉर्पोरेट भी किया गया, और उसी सोशलिस्ट व्यवस्था में हमने रूस से भी, सोवियत संघ से भी दोस्ती की। तो ये एक दो बहुत बड़े फैक्टर थे, हालांकि उसमें सेक्युलर भी जोड़ा गया था, हाँ, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। एंड तो वो सेकुलर। एक राजनीति भी थी, एक अपने विचारधारा का समर्थन भी था, जिसको उस समय की इंदिरा गांधी ने सोचा होगा। लेकिन ये तो था कि हम उस समाजवाद की प्रक्रिया पर हम आस्था करते थे, विश्वास था। यही नहीं, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय वो भी अपने आप को
सोशलिस्ट गांधीवादी गांधीयन समाजवाद। सोशलिज्म कहती थी अपने अपने विचारधारा को। तो ये सोशलिज्म एक बेसिस था। 90 के बाद 91 के बाद उस समाजवाद का हमने एक अलग स्वरूप देखा कि उस समाजवाद से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सपने अल्टीमेटली टूट गए सबके। सपने टूट गए और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हम अनायास बर्दाश्त नहीं। वो तो कई बार मैं इस मामले में पीवी नरसिम्हा राव को इसके लिए बहुत उसका आभार प्रकट करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। उसका कितना मतलब हो या ना हो कि उन्होंने लिबरलाइजेशन शुरू किया। अगर हम रहते कि नहीं, अभी भी हम रहेंगे क्यूबा की तरह, वियतनाम की तरह, हम ओपन अप नहीं करेंगे, तो भारत का स्वरूप कुछ दूसरा होता। बाद में सही। उसको मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया। तो वो एक एस्पेक्ट तो था ही। तो हमने ख्रुश्चेव के दौर की तो बात की ही। ब्रिजनेव, उन्होंने भी ठीक-ठाक समय बिताया। उनके दौर में क्या-क्या हुआ? कमज़ोर हुआ सोवियत यूनियन या ठीक-ठाक वो किसी तरह से बरकरार रख सके? ब्रेजनेव के समय जब वो 64 में बने, तो और क्रुश्चेव को माना यही जाता था सोवियत संघ में या सोवियत व्यवस्था में कि अगर कोई मर जाता है या ऑफिस में ही इफ ही पासेज अवे, इफ ही और शी पासेज, तभी व्यवस्था परिवर्तन, मतलब शीर्ष स्थान पर किसी नए लोग को लाया जाता है। लेकिन इन इस समय वो बूढ़े हो रहे थे। 64 में एक तरह के इंटरनल कू हुआ जिसमें ब्रेजनेव बने। ब्रेजनेव के आते-आते लोग को ये लगने लगा, जो जो भी सोवियत एलीट थे, उनको लगा कि हम वो 40s वाले इकोनॉमिक फॉर्म में नहीं हैं। हमारा थोड़ा-सा पतन हो रहा है, इकोनॉमिक पतन। क्राइसिस नहीं है, लेकिन जबरदस्ती टेंशन करने का कोई फायदा नहीं है दुनिया से, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। और 64 के बाद हम देखते हैं लगभग वियतनाम वॉर के बाद देशों का जो शीत युद्ध शिथिलता हुई जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हुआ, तो इनकी आपस में दोस्ती बढ़ी। तो 70 का दशक हम मानते हैं कि देशों था, डिटेंटे था या शीत युद्ध शिथिल पड़ा था। और वो 70s मिड 70s में पीक पर आ गया था। लेकिन वो सारा खेल जो बना बनाया था वो बिगड़ गया 1979 में, जब ब्रेजनेव ने डिसाइड किया कि वहाँ अफगानिस्तान की अफ़गानिस्तान साम्यवादी जाना सरकार चाहिए। को बचाने के लिए हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। हिस्ट्री में ज़ारशाही से लेकर सोवियत स्टालिन तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में इंटरवीन करने, क्योंकि जानते थे कि ये एक क्विक सैंड है, एक दलदल है जहाँ से वो निकल नहीं घुस पाएंगे। तो जाओगे, निकल नहीं हाँ, पाओगे। लेकिन वो घुसे, उसका विरोध भी हुआ और अमेरिका ने भी वहाँ के उस समय मुजाहिदीन को सपोर्ट किया पाकिस्तान के एक्टिव सपोर्ट से। वहाँ उनकी दम टूटने लगी हुँ, और उसके बहुत सारे कारण थे। हुँ। जो लेकिन ये था शीत युद्ध शिथिलता 1979 आते-आते तक खत्म हो गई थी। 80 के दशक तक आते-आते क्या सोवियत सिटिज़न्स को ये एहसास होने लगा था कि उनकी ज़िंदगी और पश्चिम में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आ चुका है? और क्या सिस्टम पर भरोसा नेताओं का, जनता का, दोनों का ही टूटने लगा था? मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये होता क्या है ना कि अब आपको रोटी कपड़ा मकान इंश्योर हो जाए और प्राथमिक चिकित्सा इंश्योर हो जाए, तो आप बहुत एम्बिशियस नहीं भी रह सकते हैं। एम्बिशियस होना तो ठीक है, लेकिन आप बहुत एम्बिशियस नहीं भी हो सकते हैं। उस वो एक दौर था 80 का दौर, जब मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वोदका का प्रचलन बहुत बढ़ गया हुँ, और जो लोग काम करते थे उनको सब्सिडाइज्ड वोदका भी मिलने लगा। और वो एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू था रूस में कि वोदका पीने वालों की संख्या बढ़ी गई और कई सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थे। ये अनस्टेटेड फैक्ट है, सब लोग एक्नॉलेज करते करते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि वो एक चरम सीमा पे पहुंच गया और उसके चलते प्रोडक्टिविटी बहुत सफर की। क्योंकि और कई बार क्या होता था कि ऑफिस में जाते थे, आधा दिन काम किया, आधा दिन वोदका पी के वो घर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका, नशा। हाँ, नशे की जो समस्या थी। वोदका वो पीते हैं एक कल्चरल इशू की तरह, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ। दूसरा, 80s का वो पीरियड था जब वो टेलीविजन लोग के घर में आने लगा। हालांकि उस समय तक कंट्रोल टेलीविजन था, लेकिन कहीं ना कहीं से वो विजुअल्स, वो रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टेलोन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अमेरिकन बूम, हॉलीवुड, सबके पास गाड़ियां होना, बड़े बड़े घर होना, ये बर्गर, सारे, कोल्ड हाँ, ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट कंज्यूमर इकोनॉमी पार्स। था हाँ, वो उन पर दिखने लगा। तो वो भी एक था कि वहां के लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन वही है जो मैंने पहले भी कहा था, इंसेंटिव्स नहीं थे सरकारों को
या लोगों को काम ज्यादा करने के लिए, तो एक स्टैग्नेशन आ गया था। और दूसरा, नाहक ही 1979 में वो अफगानिस्तान में घुसे, घुस गए। अंगोला तक उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया वहां के कम्युनिस्ट रेजिम को, जिसका ना रिसोर्सेज ना कुछ, सिर्फ इसीलिए कि दुनिया को दिखा सकें। 1982 में या 1978 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक पाने की होड़ ओलंपिक्स में, दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये ये सारी सब चीज कोल्ड वॉर का पार्ट है। सब कोल्ड वॉर का पार्ट है कि हम दिखाएं कि हम अमेरिका से ऊपर हैं, हम दिखाएं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से ऊपर है। तो वो सारी होड़ होती रही। 82 में तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था मॉस्को ओलंपिक्स में। वहां वे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक लाए थे, तो दिखाने के लिए भी। और हम लोग जो स्टूडेंट थे, स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को भी लगता था कि अरे वाह, सोवियत यूनियन की हॉकी बहुत अच्छी है, कि जिम्नास्ट हम देखते थे दुनिया के सबसे अच्छे होते हैं, खासकर जो पूर्व सोवियत संघ के पार्ट भी थे, जैसे रोमानिया, हाँ। नादिया कोमानेची को हम लोग आज तक याद करते हैं। फिर उनके स्पेस मिशंस होने लगे। तो एक तरह से कहें, अलगाव था इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में और इनके स्टेट के परफॉर्मेंस थे। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी, स्टेट अपने आप को प्रूव करने के लिए परफॉर्म करता रह रहा था। तो ये एक बहुत बड़े कारण। और दूसरा, जो न्यूज़ डिसेमिनेशन था, वो वहाँ बहुत ज़्यादा आने लगा। तो लोग को पता चलने लगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अभी भी वही रशियन लाडा गाड़ियों पर घूम रहे थे। वहाँ बीएमडब्ल्यू और क्राइसलर और जनरल मोटर्स की गाड़ियाँ थे, बड़े-बड़े इंडस्ट्री में। तो ये एक रिफ्लेक्शन भी था उनके अगर मुझे ठीक याद है तो इस दौर में आते-आते अमेरिकन पॉप कल्चर उसने भी अब दाखिला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सोवियत का अपना बहुत बड़ा नहीं था मामला। और इनफैक्ट माइकल जैक्सन और बड़े-बड़े चेहरे जो एग्ज़ैक्टली। वेस्ट में तहलका मचा रहे थे, वो बहुत अट्रैक्ट करने लगे उस यूथ को, क्योंकि पूरी पीढ़ी भी बदल गई थी। 80 के दशक में बोनी एम में पहले भी हाँ, ज़िक्र था, रा रा रास्पुतिन, हाँ, वो वाला गाना फ़ेमस हुआ, तो लोग के इमेजिनेशन में भी लगा कि अरे रशिया एक जगह है। हाँ। दूसरे, मैं अभी 1 महीने पहले रूस होकर आया हूँ। हुँ, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान अमेरिका वेस्ट से बहुत उनकी के डिफरेंसेस हैं। आप आज भी जाएँ तो वही अमेरिकन पॉप गाने आज भी उनके कॉन्सर्ट्स में, उनके रेडियो स्टेशंस पे, चलते हैं। उनके टैक्सीज़ में लोग सुनते हैं अंग्रेज़ी। कई बार तो मुझे पूछना पड़ता है कि ये अंग्रेज़ी आप स्वतः सुन रहे हैं कि कहीं से और आ रहा है? बोला नहीं, हम सुनते हैं हमें इनको। सुन रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब है वो पॉप कल्चर जो था वो भी वहाँ आने लगा है। उनके पूरा म्यूज़िक और वो सारी हाँ, रहन-सहन। यार बड़ी कंपनियाँ भी आ गई थी अमेरिका की वहाँ पर काम करने के लिए, एग्जैक्टली तो है ना? कंज्यूमर इकोनॉमी, कंज्यूमराइजेशन जो था वो बहुत बढ़ गया। उसको स्टेट रोक नहीं पाया। उसको स्टेट रोक नहीं पाया। और जाहिर है अंदर से खोखला होता जा रहा था, इकोनॉमी परफॉर्म उतनी अच्छी तरह से कर नहीं रही थी। तो वे बहुत बड़े कारक बने उस समय विघटन के भी। अब चले आते हैं गोर्बाचोव पर, जिन पर आखिर में पूरा मतलब ठीकरा ही फूटा है कि सोवियत संघ उन्हीं के दौर में जो है बिखर गया। वो क्या कर रहे थे? क्या वो सोवियत संघ को बचाना चाहते थे, उसे बदल देना चाहते थे? उनकी नीति जिसको हम स्कूल में पढ़ते थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, क्या है ये? इसे थोड़ा समझाइए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स सुनते पढ़ते हैं और मुझे याद है मेरे एग्ज़ाम्स में भी आता था ये। हाँ, हुआ यूं कि जब ब्रेजनेव का डेथ हुआ, तो हुआ कि अब सक्सेसर कौन बनेगा। तो उस समय यूरी आंद्रोपोव थे जो केजीबी के चीफ थे। जी। हालांकि उनकी लिवर खराब था, सबको पता था, बॉडी स्वेल करता था, सबको पता था। फिर भी चूंकि अफगानिस्तान वॉर में के इंटरवेंशन में आंद्रोपोव का बहुत बड़ा रोल था, तो उनको सक्सेसर चुना गया। वो साल सवा साल में उनका निधन हो गया। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन चेरनेन्को बने, वो भी उसी अधेड़ लगभग 60 प्लस थे वो भी, उनका भी निधन हो गया तुरंत। तो अब लोगों को वहां भी लगने लगा, सोवियत एलिट्स को, कि इस तरह तो चलेगा नहीं कि एक सक्सेशन में आप 3 साल जब में तक आदमी बात समझता है तब तक वो निधन हो तब तक जाता वो है। चला और जाता है। और वो वैसी व्यवस्था भी नहीं है डेमोक्रेटिक कि दूसरा व्यक्ति तैयार है, आपका हाँ, पॉलिटिकल पार्टी हाँ। के लीडर तैयार हैं जो उसका रिप्लेस करना चाहते हो। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यंग और एक डायनेमिक चाहिए। उसमें गोर्बाचोव फिट बैठते थे। तो 1983 में उनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीपीएसयू बनाया गया। उनकी जो या आप कहें आईज टू द ईयर्स, ईयर्स टू द ग्राउंड हमेशा रहे। वो देखते रहे, घूमते रहे कि हुँ। लोगों में विषमताएं हो रही हैं, लोग रिजेंटमेंट कर रहे हैं, रिजेंट कर रहे हैं सोवियत रूल का। इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी ये भी बन गया कि किसी न किसी तरह वहां के चीजों को बदला जाए। अब जाहिर है, अब कई बार
हम जब बात करते हैं तो गोर्बाचोव को स्वतः समझ लेते हैं कि ये वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेट थे, नहीं थे। वो पूरी तरह लेनिनिस्ट थे, जो स्टेट के पावर को कंट्रोल तो करना चाहते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज वो समझते थे, इसलिए वो चाहते थे किसी न किसी तरह इसमें फ्रेश एयर आए, लोग को, जो लोग अपना एक ओपिनियन, प्रेशर रिलीज हो जाए एक जरा। प्रेशर बहुत रिलीज दिन हो हो गए अब, जाए। हाँ। और सोवियत इकोनॉमी खराब हो ही रही थी अफगानिस्तान इंटरवेंशन के बाद, अंगोला में आर्म्स फ्री में देने के बाद। तो वैसे और बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स भी इन पर बहुत डिपेंडेंट थे, क्योंकि उनके आर्थिक मजबूती थी नहीं, तो वो सपोर्ट भी करते थे ईस्टर्न वो यूरोपियन। रशियन दबदबा जो था सोवियत यूनियन में, हाँ, वो उससे भी लोग दुखी रहे होंगे। आ, वो ऑब्वियस कोई दुखी मुझे अपने इसमें नहीं लगा कि रशियन दबदबा से कुछ हुआ। हाँ, हुँ। ये था कि लोग फ्रीडम चाहते थे, अपने कल्चरल फ्रीडम चाहते थे, एक्सप्रेशन चाहते थे। अगर आप सोवियत संघ को भी देखें ना, तो रूसी आधिपत्य उनके माइनॉरिटीज पर नहीं रहा। ये एक बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइडियोलॉजिकली इनके साथ इनकॉर्पोरेट किया था, इसलिए कभी भी असमान वो नहीं बनाना चाहते थे। और ये कभी फीलिंग भी नहीं आई जैसे युगोस्लाविया में हुआ कि हुँ, सर्बियन डोमिनेशन था। हुँ। यहाँ वैसा डोमिनेशन रशियन का था नहीं। बाद में उस पर डायलॉग बनने लगे, उस पर ये बनने लगे, एक नैरेटिव बनने लगा कि ऐसा हुआ था चूंकि डोमिनेशन करते थे, लेकिन वो तो ऐसा ऑब्वियस। लग रहा है कि मॉस्को चला रहा है। हाँ, भाई, हाँ, आपके मित्र हैं, वो सदस्य हैं इसके, आपके अंडर नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग स्टेट तो था, मॉस्को उन पर काबिज था, लेकिन ये नहीं था कि रूसी या अच्छा, नृजातीय एथनिकली अच्छा, रूसी उस जो तरह थे, से नहीं उस थे। तरह से नहीं था। काफी हद तक वो कंट्रोल्ड रहा, लेटेंट रहा होगा, लेकिन ऑब्वियस कुछ नहीं है। हाँ। ऑन द रिवर्स, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जितने नॉन रशियन स्पीकिंग कंट्रीज थे, वहां एंटी रशियन फीलिंग्स ज्यादा आ गई। रूस में अभी भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे मुसलमान अच्छे से रहते हैं, ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मंगोल्स रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्धिज्म तो स्टेट रिलीजन है, वन ऑफ द स्टेट रिलीजन्स है। और जो सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप से आते हैं, अभी भी यूक्रेनियन बहुत है वहाँ, जिनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है आज भी, क्योंकि सबकी इंटर मैरिजेस हुई हैं। सेंट्रल एशियन जैसे किर्गिज, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वहाँ काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। तो वो ऑब्वियस तौर पे नहीं था, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन रशियंस के अगेंस्ट नॉन रशियन लैंड्स में होने लगा उसके बाद। तो लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जो बना वो ये भी था कि एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ने लगी, लोग गरीब होते गए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो नहीं रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज हो नहीं रहा था। एक चाह, एक डिमांड होने लगी थी अंदर से कि अब परिवर्तन चाहिए। उसी समय में ये जो आयरन कर्टेन था, उसमें रोनाल्ड रीगन ने ब्रैंडनबर्ग गेट जाकर बर्लिन वॉल का कहा कि इसको तो अब टूटना चाहिए। हुँ। उसके कुछ ही दिनों बाद वो टूट गया, तो वो एक जो साइकोलॉजिकल डिवाइड था ना, ईस्ट और वेस्ट का, वो भी ये खत्म हो वो गया। खत्म हो गया। आई मीन जो सोवियत संघ का इधर था वो खत्म हो गया, और यहाँ के लोग भी सोचने लगे कि अब परिवर्तन हो सकता है। वो काउंटर प्रोडक्टिव था। जो रिपब्लिक्स में जो उनके गणराज्य थे, जैसे आर्मीनिया, अजरबैजान, टेंशन शुरू हो गए थे नगोर्नो काराबाख को लेके, हुँ। किसमें होगा। 88 के दशक से ही शुरू हो गया था। तो जो आपस में भी अब शुरू आपस हो में भी चुका हो गया। था। उसी समय इन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका लाया, 2 चीज़ें। ग्लासनोस्ट था ओपननेस, और पेरेस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग, को रूसी में पेरेस्ट्रोइका कहते हैं, ग्लासनोस्ट ओपननेस को कहते हैं। इन्होंने क्या किया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी इनिशिएट किया कि आप फ्रीडम ऑफ ओपिनियन लिमिटेड वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पार्टी एक ही रहेगी, हुँ। लेकिन कैंडिडेट 2 से ज़्यादा चीन हो। की तरह। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं, चीन में अभी भी हाँ, 2 मतलब मैं पूरी तरह नहीं कह रहा। हाँ, पार्टी लेकिन एक ही रहेगी। हाँ, इलेक्शन होंगे, लोग चुनेंगे। तो जब ये होता है तो फैक्शनलिज्म आता है, और उसके चलते और भी, चूँकि ऑलरेडी स्टालिन से लेके अब तक थोड़ा फ्रीडम मिला था, और वो फ्रीडम खोजने लगे। रीस्ट्रक्चरिंग हुई बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ लोगों के मत नहीं पूछे जाते थे, वो पूछा जाने लगा, और पूरी व्यवस्था को बदलने की बात होने लगी। तो ऐसे में जितने भी सिमरिंग डिस्कंटेंट से जो असंतोष की भावना थी लोगों में, वो सतह पे आने लगी। और वो किसी भी तरह से, आप ये कहें कि गोर्बाचोव कोई डेमोक्रेट हो गए थे, लिबरल हो गए थे, नहीं था। उनको भी पता नहीं चला कि इतनी तेजी से ये डेवलपमेंट्स होंगे, वो ओह! भी टेकन अबैक होंगे। ओके। फिर डेमागोग्स, या हुँ। जो टाइप के लीडर थे, येल्त्सिन, उनका हाँ, भी बोरिस उदय हुआ। येल्त्सिन।
हुँ। येल्त्सिन को कोई मतलब नहीं था कि सोवियत संघ वापस रहे, हालांकि वो भी कम्युनिस्ट थे। और ये सबसे बड़ा एक कि बहुत बड़ी विडंबना भी है कि राष्ट्रवाद के खिलाफ है साम्यवाद। बिल्कुल, जितने भी पुराने साम्यवादी शासक थे इनके रिपब्लिक्स में, वो रातों रात राष्ट्रवादी सब बन गए। नेशनलिस्ट हो हाँ, गए। सब नेशनल के पुतिन भी हो गए। हुँ, और राष्ट्रवादी ही नहीं, बहुत सारी पार्टियां रूस में जो बनी विघटन के बाद, वो जेनोफोबिक हुई, अति राष्ट्रवाद को, उन्होंने हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट किया। हालांकि वो धीरे धीरे दरकिनार होती गई, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की कि उग्र राष्ट्रवाद का एक स्वरूप ले गए। व्लादिमीर जर्नोव्स्की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो थे जो अति राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे, और उन वो काफी बड़ा कंपटीशन दिया था उन्होंने येल्त्सिन को उस जमाने में। तो ये सारी चीजें उस समय थीं, लेकिन चेरनोबिल डिज़ास्टर भी है उसमें शामिल। हाँ, चेरनोबिल डिजास्टर एक तरह से आप ये माने कि दिखाया कि टेक्नोलॉजिकली रूस उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को हुँ, कंट्रोल कर पाए। हाँ। और ये भी दे, और इट शोड सोवियत यूनियन वेरी पुअर लाइट कि आप टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस कर गए हैं, हुँ, लेकिन अपने लोगों को आप बचाने में सक्षम सुरक्षित नहीं। नहीं रख हाँ, सकते आप। तो वो और वैसे कई सारे इंसिडेंट्स एक हुए। के बाद एक होता खराब ही चीज़ें रहा, होती चली होती गईं। चली गई, और वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा। और सारे ग्रह नक्षत्र बदल गए उनके। और इतना बड़ा स्टेट को आप एक साथ कंट्रोल में करके, और फिर जब सोवियत संघ का जब ईस्ट यूरोप में रिजेंटमेंट शुरू हुआ, वहां से जो सैनिक वापस आने लगे, हुँ, उनको रखने की पेंशन, वो सारी समस्याएं उस समय शुरू हो गई थी। तो कई सारी चीजों को मिला के हुँ, वहां पर, और किसी को भी ये मतलब ये कहें कि ज़ील नहीं था कि सोवियत संघ को बना के रखा जाए, बचा के रखा हुँ। जाए। कुछ लोग मज़ाक में कहते हैं वैसे कि गोरोचेव के माथे पे था सोवियत संघ का मैप। हाँ, वो शुरू में थी। हमने भी जब फ़ोटो देखा तो लगा हाँ, बहुत सही बात है। लेकिन वो तो बस एक मज़ाक ही था। जी, जी। अ, इस संघ के टूटने में क्या अमेरिका या पश्चिम का भी कोई सक्रिय हाथ था? या बस ये अंदर से खुद ही टूट गया, स्टेट ने खुद को ही खा लिया? बिल्कुल, कोई हाथ नहीं था। हाँ, ये हाँ, मतलब कई सारी ये आरोप कॉन्स्पिर झूठ है। हाँ, उस समय 90 के दशक में जब हम पढ़ते थे, तो हम लोग सुनते ही कॉन्स्पिरेसी थियरी है हुँ, कि उस उन्होंने गोरबाचोव को कुछ कहा, उन्होंने जाके वहाँ से कुछ कहा, कुछ रीगन ने, बाद में बुश कोई ने कुछ किया। डील हुई। वैसा कोई हुँ, डील-वील कुछ नहीं हुआ था। ये स्वतः अपने आप वेट से, अपने आप से गिर गया, और ये ब्लडलेस भी रहा काफ़ी हद तक। कभी आपने एक ऐसे बड़े साम्राज्य को स्वतः ढहते हुए किसी ने बिना खून खराबा के, रक्तपात के नहीं देखा है, तो हुँ, सोवियत संघ वैसा था। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये स्वतः अपने वेट से गिरा था। हुँ। पहले भी ऐसे कई साम्राज्य हुए हैं। मतलब इनफैक्ट ब्रिटेन तो जीता था सेकंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन उसके बावजूद वो गिरता चला गया क्योंकि उसके पास भी अपना बोझ था, दुनिया में पता नहीं कहाँ-कहाँ फैला हुआ था। तो लगभग इसी तरह की कहानी सोवियत संघ के साथ हुई। कुछ लोग कहते हैं कि शायद अमेरिका भी अपने वेट से ही गिरेगा। हालाँकि आज उस पे नहीं जाता। सवाल ये पूछना है कि पुतिन ने सोवियत संघ के टूटने की इस घटना को दिल पे लिया था। ये कहा जाता है कि उस वक़्त वो बर्लिन में ही तैनात थे और जब वो वॉल गिरी और जैसा आपने कहा कि भाई दिमाग से एकदम से ये परसेप्शन हट गया कि दुनिया बटी हुई है। लगा कि अब सब एक हो गया और उसका श्रेय पश्चिम को मिला कि पश्चिम ने तुड़वा दिए वो और अब पूरब का यानी कि कम्युनिस्टों का उतना कोई दबदबा रह नहीं गया। तो ये पुतिन के लिए जो उसके प्रतिनिधि के तौर पर जर्मनी में तैनात थे सोवियत यूनियन के, उनको बुरा लगा होगा। आज भी वो कई बार बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। उन्होंने कहा है कि सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनैतिक त्रासदी थी। इसे थोड़ा समझाइए क्योंकि इसे समझने से ये भी समझ में आएगा कि पुतिन इस घटना को कैसे देखता है। उसका एक दूसरा पार्ट, जो आपने स्टेटमेंट पूरा बताया नहीं, हुँ, उसका एक दूसरा पार्ट हुँ, कहते हैं कि ये तो भू राजनीतिक त्रासदी थी ही, लेकिन वो लोग जो ये सोचते हैं कि सोवियत संघ वापस आ जाएगा, उनके पास दिमाग नहीं है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि सोवियत संघ टूटना अच्छा हुआ, उनके पास दिल नहीं है। तो ये पूरा सेंटेंस को वो कहते हैं। अ, बहुत सारे सोवियत संघ के लोग, रूस के लोग ये मानते हैं कि गोर्बाचोव रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिमाइस ऑफ यूएसएसआर। हुँ, कुछ हद तक वो थे, लेकिन वहाँ की परिस्थितियां भी ऐसी थीं। कोई हुँ। येल्त्सिन को ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी को जाना चाहिए तो पुतिन, जिनके पुतिन के गुरु हाँ, पुतिन के बोरिस जिनके येल्त्सिन्स। उत्तराधिकारी हैं हुँ, येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन, उनको उनको कोई उसका क्यों? श्रेय, क्योंकि उन्होंने फोर्स किया।
गोर्बाचोव को कि ऐसा होना चाहिए। कई बार वो कहते भी थे कॉमनवेल्थ बनेगा ये, लेकिन उसके पक्ष में येल्त्सिन नहीं थे और ऐसे भी नहीं थे। येल्त्सिन इतने प्रभावी क्यों थे सर? गोर्बाचेव को उन्होंने प्रभावित कर लिया। प्रभावित नहीं किया। येल्त्सिन गोर्बाचोव के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि सोवियत संघ का विघटन हो ना हो उससे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो ये ज़रूर चाहते थे कि रूस जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बने। हाँ। कई बार उनसे पूछा भी गया कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने सारा उसका जो ठीकरा है वो गोर्बाचोव के कि उन्होंने पेस ऐसा बना दिया कि उसका स्वतः विघटन हुआ। उसके लिए येल्त्सिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सोवियत संघ के रूस के आज के लोगों को बोलें, तो वो लोग कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि हमें वापस सोवियत संघ के काल में जाना चाहिए या हुँ, ज़ारशाही हुँ। में वापस जाना चाहिए, ये है। लेकिन इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि गोर्बाचोव को ब्लेम करने से काम चल जाएगा। गोर्बाचोव उस फ्लो ऑफ द इवेंट्स को समझ नहीं पाए, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, अगर आप इसका पैरेलल ड्रॉ करना चाहें तो तियानमेन स्क्वायर में भी ऐसी घटना हुई थी। वो समझ गए कि यहाँ के लोगों में विक्षोभ है कि वो चाहते हैं कि चीन भी ओपन अप करे जिस तरह सोवियत संघ हो रहा था। लेकिन चीन ने बहुत सख्ती से दमन बहुत लोगों किया। को दमन किया। तियानमेन स्क्वायर की घटना हम सब जानते हैं, हुँ, कितने लोग मरे। हुँ, सोवियत संघ अगर चाहता तो वैसा कर सकता था। कई बार उन्होंने किया, जैसे 1991 में अगस्त कू हुआ। जहाँ के उस समय के जो मिलिट्री लीडर्स थे और जो पॉलिटिकल लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और उस समय गोर्बाचोव सैर करने अपने डाचा में गए हुँ, थे, शायद क्राइमिया में थे या सोची में थे, कहीं गए थे वो, यानी मॉस्को में नहीं थे। वहाँ पर विद्रोह हुआ, उसको ओपोज किया। येल्त्सिन ने, आपको फेमस वो टैंक का फोटो आप दर्शकों को दिखाएंगे भी, टैंक पे खड़े होकर वो भाषण दे रहे हैं। उसके चलते एक मोमेंटम बन गया कि अब विघटन जरूरी है, क्योंकि हुँ, ये जो पुरानी व्यवस्था है वो फिर वापस आना चाहती है। हुँ। और पुरानी व्यवस्था के वापस आने का मतलब है डेमोक्रेसी खत्म हो जाना, ओपननेस खत्म हो जाना। तो वो सारी चीजें वो वापस करना नहीं चाहते थे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बना। इस पुतिन के दिमाग में वही जो रूसी एलीट का है कि वो रहता तो अच्छा होता, नहीं है तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, वो वाली स्थिति है। मेरे आखिरी 1-2 सवाल, बोरिस येल्त्सिन, उनको कैसे याद करते हैं आप? क्योंकि हमने जितना पढ़ा-लिखा देखा, वो कोई बहुत कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं दिखे, जब रूस बन भी गया और अक्सर नशे में देखे गए और शायद उनकी ही अकुशलता थी कि पुतिन को बहुत जल्दी रास्ता मिल गया मॉस्को में बैठने का। देखिए, बोरिस येल्त्सिन बहुत पॉपुलर थे, हुँ, मैवरिक थे। जो बोलते थे वो करते थे, किसी से डरते नहीं थे। और अ, उनकी जो 90 के दशक की, जो मैंने कहा 80 के दशक की जो बुराइयां थी उनमें सारी थी। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। और कई बार तो आपको एक इंसिडेंट शायद पता है कि नहीं है, वो क्वीन एलिजाबेथ से मिलने गए थे और क्वीन एलिजाबेथ को आपने देखा होगा या क्वींस को वहाँ देखा होगा कि आप उनको, वो जब वो उनसे आप ग्रीट करते हैं तो हुँ। उनके हाथ को वो आप चूमते हैं। चूमते हैं, प्रोटोकॉल है। और वो दस्ताना पहने जी, रहती हैं, ग्लव्स ग्लव्स पहने होता है, रहती हैं। राइट। हुँ, तो इनको 2 लोग सपोर्ट करके ले जा रहे थे। क्योंकि उस नशे सम में थे नशे बहुत। में थे हाँ, बहुत। हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ का हाथ से वो दस्ताना उतारा, उनके हाथ को चूमा और फिर उनके जब तक वो गालों तक पहुँचते वहीं गिर गए थे। तो लेकिन बहुत इसके, एम्बैरेसमेंट है। हाँ, हाँ, एम्बैरेसमेंट थे, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत पॉपुलर थे। उनका उनकी उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने उस समय में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सँभाला, जो एक बहुत स्टुपेंडस टास्क था, किसी बिल्कुल, के बस का नहीं है। बिल्कुल। आप इमेजिन कीजिए ना कि लोग लाइन लगा के 1 लोफ ब्रेड खरीदते थे। कई बार तो लाइन इतनी लंबी होती थी 1-1 किलोमीटर की, लोग स्वतः चलते-चलते लाइन में लग जाते थे, इसलिए कि पता चले कि लाइन जब खत्म होगी वहाँ क्या मिल रहा है। लाइनों में इसलिए भी लगे ना, जैसे आप मान लीजिए यूक्रेन में गेहूँ उपजता है, हुँ, वहाँ से आटा आता है। ब्रेड फैक्ट्री जो है रूस में है, क्योंकि इंटीग्रेटेड था, बॉर्डर्स तो थे नहीं। अब वो जो यूक्रेन में जो धान उपजता था, गेहूँ उपजता था, वो रूस में आ नहीं सकता है, तो यहाँ की फैक्ट्रीज़ बंद हैं, तो ब्रेड बनेगा कैसे? तो वो सारी डिमांड एंड सप्लाई तो थी, लेकिन प्रोडक्शन का की जो चीज़ें थी वो वहाँ नहीं हो हुँ। पाती थी। तो उस काल में, मुझे तो अभी भी याद है, हम स्टूडेंट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे।
पूरी की पूरी चार्टर्ड प्लेन आती थी, जिसमें यशवंत प्लेस जो चाणक्य सिनेमा के पास है, सरोजनी नगर में, वो अपनी शॉपिंग करते थे, घूमते भी थे, शॉपिंग करते थे, और लेदर के गुड्स का एक बहुत बड़ा मार्केट होता था यशवंत प्लेस में। आप वहाँ रूसी भाषा में आज भी जाएँगे तो वहाँ उनके जो नेम प्लेट हैं, वो लिखे होते थे। उस समय और होते थे। और वहाँ से चमड़े का सामान, जैकेट, बूट्स, ये सारी चीज़ें जो उनको बहुत ज़रूरत है, यहाँ सस्ती मिलती हैं, तो लोग घूमते भी थे, चार्टर्ड फ्लाइट में वो लेके यहाँ जाते से थे। लेके जाते। हाँ, और यही नहीं, जैसे अ, जो ईस्ट यूरोप के तरफ जाने वाले या यूरोप की तरफ जाने वाले रूसी महिलाएँ बहुत, और उन पर यौन अत्याचार होता था। ये एक एक पूरा तरह से डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, उस समय की 90s। उस समय उन्होंने बचाया। फिस्कल डेफिसिट को बचाया। कई सारे जो उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनको, जो जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, सरकारी इंडस्ट्रीज थी, उनको प्राइवेटाइज किया। उसमें कई सारे, जैसे मिखाइल खोदोरकोव्स्की आजकल माना जाता है कि पुतिन के सक्सेसर भी हो सकते हैं। वो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बने। उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑयल कंपनीज थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थे, उनको कौड़ियों के भाव खरीदा, और वो उस समय सस्ते में खरीदा, और बाद में वो अरबपति हो गए। उनके चंगुल से, जो ओलिगार्क्स थे, उनके चंगुल से पुतिन ने उनको मुक्ति दिलाई। मिखाइल खोदोरकोव्स्की को जेल में दिया क्योंकि वो टैक्स चोरी करते थे। यानी जो एक जो ओलिगार्क होते हैं, अगर आप मोनोपोली है तो ट्रेड को आप अपने हिसाब से हुँ। बेंड कर सकते हैं, टैक्सेस नहीं देते थे। उनको जेल में बंद किया, उनसे टैक्सेस लिए, कंपनियां जब्त की। बाद में स्टेट ओन्ड, जैसे रोजनेफ्ट, गैज़प्रोम आजकल जो कंपनियां हुँ, हैं, हुँ। वो उन्हीं के तर्ज पर बनाई गई, स्टेट कंट्रोल है उसका। तो 90 के दशक में उस चैलेंज को उन्होंने फेस किया, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को फेस किया। वहाँ उनके खिलाफ बहुत सारे इंट्रिग्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, जिनमें अपना वो प्रभुत्व चाहते थे। उसको उन्होंने कंट्रोल किया। तो येल्त्सिन का अचीवमेंट बहुत था, इसीलिए वो बहुत पॉपुलर भी थे। अच्छा, इसलिए ठीक है, मैं वापस लेता हूँ अपना हाँ, आरोप। हाँ, हाँ। वो कुशल थे। हाँ, और पुतिन को उन्होंने चुना। हालाँकि उसका कोई डिज़ाइन नहीं था, क्यों चुना? कई सारे लोग कहते हैं चूँकि केजीबी के थे, शायद उसको रूस को प्रोटेक्ट करने में वो होता है। लेकिन एक एक लाइन और जोड़ देता हूँ इसमें, पुतिन के आने के बाद रूसी अर्थव्यवस्था सुधर गई। उसका कारण पुतिन नहीं थे, उसका कारण था कि तेल के दाम बढ़ने लगे थे, और तेल के दाम बढ़ने लगे 2000 से। उसी पीरियड में पुतिन थे, तो इनकी जितनी डेट थी, जितना कर्ज था, उन्होंने रूस को उऋण किया उससे, और $300 बिलियन का सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज जमा किया। तो उसके चलते वो बहुत पॉपुलर हो गए। लेकिन हमने ये तय किया था कि जब हम ये सीरीज़ कर रहे होंगे, तो सोवियत यूनियन जो है, उसको हम अलग से बात करेंगे और पुतिन का वो पूरा हाँ, दौर जी, जी। और रशिया का पूरा दौर, जी, जी। उसे अलग से देखेंगे क्योंकि एक्चुअली ये रशिया उस सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी भले ही है, लेकिन उसके रंग-ढंग थोड़े से अलग तो हैं ही। मतलब जब हम चीन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि चीन ने कैसे खुद को बदला। हिंदुस्तान को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि 90 के दशक के बाद हमने खुद को कैसे बदला और शायद यही वो दौर है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जब सोवियत यूनियन टूट गया और रूस ने भी खुद को बदलना शुरू किया था। तो कभी पुतिन के विज़न पर, रूस के विज़न पर आपसे अलग से बात करूँगा जी, जी। और इस सीरीज़ में उस पर बात करनी ही है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप प्रोफ़ेसर हैं, इस विषय को इतनी गहराई से समझते हैं, लगातार रूस जाते हैं। क्या आपको लगता है कभी कि सोवियत यूनियन जो है, वो बच भी सकता था? सोवियत यूनियन के कर्ताओं-धर्ताओं को क्या पता, क्या कुछ ऐसा करना होता या वो कर लेते कि आज भी सोवियत यूनियन बचा हुआ होता? ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन मैं अपना वर्शन हाँ। दे जैसे है कि अगर मान लीजिए बाबर नहीं आया होता तो हाँ, हिंदुस्तान में क्या होगा? वैसा ही है। वैसा ही है। मुझे लगता है सोवियत यूनियन बन बच सकता था, लेकिन उसके ह्यूमन कॉस्ट बहुत देने पड़ते। जो तियानमेन स्क्वायर की घटना हुई, जिस तरह से चीनी साम्यवादियों ने वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखा, अगर रूसी साम्यवादी चाहते, सोवियत साम्यवादी चाहते, तो वो कर सकते थे, उतने लोगों को मार सकते थे, लाइन पे ला सकते थे। लेकिन वो विज़न गोर्बाचोव में नहीं था, क्योंकि वो ओपननेस और को के प्रवर्तक थे। चीन में लोग क्लोजनेस के प्रवर्तक थे। इनका ये था कि अब हमको इकोनॉमिकली एडवांस करना है। उनको लग रहा था कि इकोनॉमिकली यहाँ घुन लग गया है, एक जनरेशन लगेगा उसको परिवर्तन करने में, और शायद गोर्बाचोव को स्टालिन बनना पड़े उस वो चीज़ करने के लिए। और स्टालिन बनने के लिए भी कुछ नहीं था, वो कुलक नहीं थे। लोग के शराब पीना तो वो बंद कर नहीं सकते थे। लोग को काम ज़्यादा करा नहीं सकते थे।
तो वो एक तरह से जो धीरे-धीरे ओपननेस बनती गई या जो डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स फॉर्मर सोवियत रूलर्स था वो बढ़ती गई। ऐसे व्यवस्था में अगर वो ऑप्रेस भी करते तो सिर्फ रक्तपात होता, सोवियत संघ को वो बचा नहीं पाते। ये मेरा सबमिशन है। ये सिंपलिस्टिक असम्पशन होगा कह देना और ये बहुत कॉमन नैरेटिव हो गया है कि रूसी साम्राज्यवादी हैं, रूस ने पहले सोवियत साम्राज्य को देखा, उसके पहले ज़ारशाही को देखी, इसलिए शायद वो चाहते हैं कि रूसी साम्राज्य वापस आ जाए। ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये तो है कि अगर इसको आप कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, अगर उसका धीरे-धीरे डाउनफॉल होता है, उसका हेल्थ डाउन जाता है, तो आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। रूसी समाज का, रूसी अर्थव्यवस्था का और रूसी राजनीति का वो धीरे-धीरे स्लो एंड स्टेडी डेथ की तरफ बढ़ रहा था। डेथ बेड पे आ गया था जब वो गोर्बाचोव आए थे। उनको रिवाइव करना चाहा लेकिन वो कर नहीं पाए। चीन में अचानक परिवर्तन हुआ इसलिए वो शायद वो सीपीआर देके उसको रिवाइव किया गया जिसके ह्यूमन कॉस्ट हुए। रूस वो नहीं कर पाता, सोवियत संघ वो नहीं कर पाता था। हालांकि डेंग शाओपिंग के समय हुआ था डेंग शाओपिंग के समय हुआ था। और उनकी छवि वैसी नहीं थी हाँ, कि किसी को लगता कि वो इस तरह से दमन कर देंगे, क्योंकि जिस हाँ। तरह से वो चीन को आगे बढ़ा रहे थे लगता था प्रोग्रेसिव हैं हुँ। और प्रो बिजनेस हैं, और जिस तरह का घटा, और हम इस सीरीज में चीन पर भी बात करेंगे, जी, जी, जी। तब उन पर भी बात होगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब इतना समय देने के लिए। बहुत आनंद आया, बिल्कुल कहानी की तरह गुजर गया एपिसोड। जी, जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए और मैं सुनता हूँ, आगे भी सुनूँगा आपको और श्रोताओं को भी कहता हूँ कि ये बिल्कुल सुनें क्योंकि जो वर्ल्ड अफ़ेयर्स है, उसमें ये आपका एक सचमुच वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से वो जान सके दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर बुलाएंगे आपको, फिर कष्ट देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। और जैसा मैं कहता हूँ, इतने धैर्य से देखने सुनने के लिए आपका भी शुक्रिया। पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स हर हफ्ते मंगलवार आता है, लेकिन इस बार हमने सोचा कि जब दुनिया में इतना कुछ घट रहा है तो बहुत कुछ ऐसा है जो पहले हो चुका है, उसकी छाया है आज इन घटनाओं में। तो जरा हम एक बार बैठ के समझ लें, कम से कम 10 12 13 14 एपिसोड ऐसे होने चाहिए जिनमें हम उन देशों की या उन साम्राज्यों की बात करें। साम्राज्य कहना वैसे गलत है, लेकिन थे एम्पायर्स ही, भले ही आधुनिक युग में हुए हों, जिन्होंने दुनिया को शेप किया पिछली सदी में और इस सदी में भी शेप कर रहे हैं। तो इनके क्या ट्रॉमा है, इनकी क्या विरासत है, इनका क्या इतिहास है, वो इस सीरीज में जानेंगे समझेंगे। मुझे उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे इस सीरीज से, और आज जो कुछ हमने सुना, पढ़ा, देखा प्रोफेसर अमिताभ सिंह के साथ, उस पर आपको कुछ कहना हो, कमेंट बॉक्स खुला है। अगली बार रूस और पुतिन की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।